Welcome to Meridia. Assalamu alaikum. This is your host Umar Tariq. So continuing with our resilience series, जब मैंने start की थी ना ये series, तो I thought कि I will invite a lot of people who have either gone through extraordinary hurdles, extraordinary difficulties, या वो लोग जिनकी extraordinary achievements रही हों. Mashallah, all our guests so far have achieved both. और इसी तरह तो we are continuing our resilience series and have another guest with the same theme. और एक और बात I would like to add here कि सारी I never thought about it, लेकिन सारी मेरी वीडियोस में ना जो resilience series की हैं एक consistent pattern रहा कि तकरीबन सबने इस चीज को बोला कि सोशल सपोर्ट आपकी फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की, जूनियर्स की, सीनियर्स की, फैमिली की, लेकिन खास तौर पे फ्रेंड्स की, सीनियर जूनियर्स क्लासमेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन आई थिंक अबाउट माय बिगेस्ट सपोर्ट, तो जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया इस पूरे जर्नी में, स्टेप से पहले भी, बाद में भी, और अभी तक इवन राइट नाउ, तो मुझे 2-3 लोग आते हैं जो मेरे बहुत अच्छे भाइयों की तरह, उनसे रिश्ता बना, बहुत अच्छे दोस्त हैं. अभी भी हम एक दूसरे के पास कभी भी आ जा सकते हैं. एंड वी हैव अ ब्लास्ट व्हेन वी मीट ईच अदर. तो वो अयाज है, फुरकान है, उसामा पाशा है. और उनमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अब हम स्पेशली रिसेंटली हम उसामा पाशा से मिले हैं. तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेक्स्ट गेस्ट. उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. थैंक यू सो मच मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. बुलाने के लिए. आई फील रियली ऑब्लाइज्ड कि मैं आया हूँ. और बस ये मेरे ख्याल में मैं इतना डिजर्व नहीं करता जितना आपने पता कह दिया है और आपके इस शो में आना, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल. थैंक यू. और सारी उम्र आपने मुझे गाइड किया, सो आई थिंक आई हाउ यू एज वेल अ लॉट. शुक्रिया यार, थैंक सो यू. कोई नहीं, थैंक यू. टेंशन ना ले यार, तू अपना भाई है. और उसामा और मेरी ना फर्स्ट मुलाकात हुई थी. आई वाज इन थर्ड ईयर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का. आई वाज द प्रेसिडेंट. और मैं फर्स्ट ईयर से बच्चे इकट्ठे कर रहा था जो मेरी हेल्प कर सकें. तो उसामा केम फॉरवर्ड एंड सिंस देन, दिस वाज 2006 आई बिलीव कि 2006-7, हाँ, कि सबसे ज्यादा मेरे साथ जो एक कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है ना, फ्रेंडशिप का, वो उसामा का रहा है. और वी हैव हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स. कभी हम खानों पे मिल रहे हैं, इनफैक्ट मैं उसामा से मिला और मैं अपनी छोटी बेटी का नाम सोच रहा था, तो उसामा की बच्ची का नाम मुझे अच्छा लगा, मैंने वही अपनी छोटी बेटी का नाम रख लिया. वो चोरी कर लिया हमने. लेकिन खैर. और उसामा, सबको बताओ यार अपने बारे में. कहाँ से हो, कब ग्रेजुएट किया, सारा सफर अपना. मैंने किंग एडवर्ड ज्वाइन किया था 2006-7 में. उसके बाद शुरू से मैं सोसाइटीज़ वगैरह में था, इसी तरह ही आपसे दोस्ती हुई मेरी. फिर मैंने तकरीबन ये थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर स्टेप 1 शुरू किया था. स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 मैंने अपने एग्ज़ाम्स के बाद प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के बाद दिया. और फिर मैं अमेरिका आ गया, और अमेरिका आके मैंने CS और स्टेप 3 दिया. इलेक्टिव्स का बड़ा मसला था, तो इलेक्टिव मुझे इमरजेंसी में मिला और मुझे इमरजेंसी पसंद आ गई. तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि इमरजेंसी में ही जाना है. और फिर मैंने इमरजेंसी मेडिसिन की रेजिडेंसी स्टार्ट की थी 2015 में, और 2018 में वो ख़त्म हुई. और मैं अटेंडिंग न्यूयॉर्क सिटी में फॉर 2.5 years नाउ. चलो, माशाल्लाह, वेरी नाइस है. तो लुकिंग बैक, मुझे ये बताओ कि व्हेन डिड यू ग्रेजुएट? मैंने ग्रेजुएट 2013 में किया था. ठीक है. और स्टेप 1 कब दिया था? स्टेप 1 मैंने 2013 में ही दिया था, सेम ईयर. ठीक है. और वो बिफोर ग्रेजुएशन दिया था, आफ्टर ग्रेजुएशन? मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी बिफोर ग्रेजुएशन, लेकिन बस कुछ वजूहत की वजह से मैं दे नहीं सका था ड्यूरिंग प्रोफेशनल ईयर्स. मैंने जैसे ही एग्जाम्स ख़त्म हुए थे, उसके बाद मैंने अपना स्टेप 1 दिया था. तो आई वुड रियली लाइक टू कमेंड उसामा. जैसे मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड ब्रेवरी टू कम फॉरवर्ड, शेयर योर फेलियर, स्ट्रगल्स और वीकनेस. और खास तौर पे ना मेरे सलाम गेस्ट्स में से उसामा का मैं इसलिए नाम इस चीज पे सबसे ज्यादा लूंगा क्योंकि उसामा हैज अ फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. और आना सबके सामने, इस तरह पब्लिक में बैठना, अप टू फेस योर बिगेस्ट फियर, जो स्टेज फियर है पब्लिक स्पीकिंग का, और अपने ये सारी स्टोरी शेयर करना, स्ट्रगल शेयर करना. आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग दैट, उसामा. थैंक यू वेरी मच. हाँ, ये मुझे शुरू से ही था थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, और अभी भी है. कभी मैंने इसको ओवर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बस यही प्रैक्टिस और
करके, क्योंकि आई रियलाइज कि जब आपने अमेरिका में आना है और आपने अपने यूएसएमएलईज वगैरह और इंटरव्यूज वगैरह इतने देने हैं और सब कुछ करना है, वीजा इंटरव्यू सब कुछ, तो यू हैव टू बी रियली लाइक इन कंट्रोल। और इन कंट्रोल होने के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। और वो प्रिपरेशन ही थी जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, और मैं हमेशा ओवर प्रिपरेशन कर लेता था और उसकी वजह से मतलब जो है थोड़ी आसानी हो गई। लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग, yes, this was one of the hurdle I had during the whole journey. Yeah, it's interesting because you and me are such good friends and we are polar opposite on this, and I think that's probably why we complement each other. अभी तक जितनी भी मेरी YouTube वीडियोस है ना, मैंने किसी के लिए कुछ लिख के पढ़ा नहीं है, बस मैं टॉपिक पकड़ता हूँ, बोलना शुरू कर देता हूँ। इसी तरह मैंने जितने इंटरव्यूज थे, आई नेवर रियली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, और मैंने वही गलती की कि सबको बताया कि नहीं टेंशन ना लो, बगैर तैयारी के चल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। एंड देन द इनिशियल पीपल हु वेंट दे परफॉर्म्ड हॉरिबल। फिर मुझे समझ आया कि वो सबके हर एक के लिए इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म पॉलिसी कि भाई सबको आप एक ही बात बता दो। एंड आई थिंक यू आर राइट, मोस्ट ऑफ पीपल डू एक्चुअली बेनिफिट बिग टाइम कि अगर आप प्रिपेयर करके जाओ अपने इंटरव्यूज के लिए, मीटिंग्स के लिए, राइट? राइट, आई एग्री 100%। मतलब ह्यूमन पर्सनैलिटी बस एक बहुत ही डाइवर्स पर्सन होता है, हर किसी की अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं, अपना कुछ होता है। कुछ लोग छोटी सी बात को लेके बहुत टेंशन ले लेते हैं, और उनमें से मैं भी था कि मतलब एक बेल्ट अगर मैच नहीं कर रही मेरे शूज़ के साथ, तो मुझे स्ट्रेस होनी शुरू हो जाती थी कि मतलब मतलब परफेक्शन होनी चाहिए थोड़ी सी। और मतलब पब्लिक आई फील एंग्शियस अबाउट दैट, तो इसलिए एक एक चीज़ को मैं परफेक्ट करने की कोशिश की थी। और इसी तरह ही फिर मुझे ये पता चला कि सीनियर्स आर द बेस्ट वे टू गाइड यू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और मतलब किसी बंदा जो एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ हो, वो बता सकता है बेस्ट आपको इस बारे में। तो इसलिए फिर मैंने शुरू से ही मतलब सोसाइटीज़ ज्वाइन की अपने पब्लिक फियर दूर करने के लिए काफ़ी सारी। और इस तरह मेरी सीनियर से मुलाकात हुई काफ़ी सारे, उन्होंने फिर मुझे करेक्टली गाइड किया। और फिर यही पता चला कि मतलब कि आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट एक्सिस्ट। और वो इन्फॉर्मेशन फिर मुझे जल्दी ही शुरू से ही लोगों को से आ गई, सीनियर्स वगैरह से, जिसने काफ़ी हेल्प किया मुझे। नाइस। तो हियर आई वुड लाइक टू ऐड टू थिंग्स कि एक चीज होती है कि आप परफेक्शन अचीव कर रहे हो, द एनिमी ऑफ गुड इज गुडर और राइट, बेटर, लेकिन गुडर ठीक है। नेवर ट्राई टू अचीव परफेक्शन, ट्राई टू अचीव कि भाई काम पूरा हो जाए। एक बात, दूसरी बात ये है कि देयर इज दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट थ्योरी कि हम अपनी लाइफ में सोचते हैं, मैं भी यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ये सोचूं कोई बंदा जो देख रहा है वो ये देख रहा है मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी शेव कैसे है, यू नो, और यू वुड थिंक ऐसे नहीं होता। हर बंदा अपनी लाइफ में अपने आप को समझता है कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हीरोइन हूँ, आई हैव अ स्पॉटलाइट इफेक्ट ऑन मी, राइट? और आपकी तरफ कोई इतना ध्यान नहीं देता। People are just listening to what you have to say and not really paying close attention to you as much as you do. आई एग्री विद दैट 100%। और उसकी भी, लेकिन उसकी भी प्रिपरेशन करना तो ज़रूरी होती है ना, कि क्या आंसर करना है, किस तरह आंसर हाँ, करना है। absolutely, absolutely. राइट। यप। अच्छा उसामा, ये बता कि यार स्टेप्स का किस तरह, मतलब हाउ डिड यू डिसाइड के स्टेप्स करने हैं, अमेरिका में आना है? अच्छा, शुरू में मेरा कभी भी प्लान स्टेप्स का नहीं था। मेरा हमेशा से प्लान ऑर्थोपेडिक सर्जरी या कोई इस तरह की चीज़ पाकिस्तान से करने का प्लान था। आई वाज़ रियली अटैच्ड टू माय पेरेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और मेरा यही प्लान था कि पाकिस्तान में ही कुछ करना है। और लेकिन फिर मेरी सीनियर से मुलाकात हुई, और आप जिसमें सबसे बड़े इम्पोर्टेंट आपने फिर रोल प्ले किया। मुझे याद है अभी भी, मैं फर्स्ट ईयर में था, आप मेरे ख्याल में इलेक्टिव्स करने जा रहे थे, आप लाहौर आए थे। सही। और आपने काफ़ी मुझे गाइड किया कि किस तरह जो है आई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई थॉट दैट लाइक मेडिकल स्कूल में आप एंटर हो जाओ, उसके बाद लाइक दैट्स इट। सारे पेरेंट्स ये कहते थे बस एक दफ़ा मेडिकल स्कूल में आप बस खत्म, बस मेडिकल स्कूल तक पढ़ना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ना, बस आप एक एंटर हो जाओ, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। लेकिन फिर इसीलिए थोड़ा-सा मैंने फन साइड चूज़ की, सोसाइटी सारी जॉइन कर ली, बाकी एक्टिविटीज़, एथलेटिक्स वगैरह। लेकिन फिर सीनियर से ये पता चला कि जो बेस्ट इस टाइम एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो अमेरिका में है। एंड इफ यू ट्रेन इन अमेरिका, देन यू कैन गो एनीवेयर यू वांट इन द वर्ल्ड, और इट्स वेरी इजी। और तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो है मैंने यूएसएमएलईज करना है। फिर मैं थर्ड ईयर से मैं प्रिपरेशन शुरू की। मैं इस तरह करता था कि प्रॉफ की तैयारी बुक्स जो रेगुलर हमारी बुक्स होती हैं उनसे करने की बजाय, आई यूज्ड टू वॉच प्लान वीडियोस, और मतलब यूएसएमएलई मैंने ऑफलाइन बुक्स ली हुई थी, मैं वो उनसे कर रहा था। फिर उनसे मुझे काफ़ी मेरा माइंड ओपन हुआ कि जो हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं
वो बिल्कुल रट्टा और सारा बेकार नॉलेज है। और जो 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 यूएसएमएलई के लिए जो नॉलेज है वो कंसेप्चुअल, इट्स मोर फन एक्चुअली। और उस टाइम पे रियाज भाई भी आए जो आप हमारे म्यूचुअल बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उन्होंने एक एग्जांपल सेट की। आई थिंक ही गॉट लाइक 260s, 266 and 268, टू हाँ। 266 से 268, और साथ उसके बाद प्रोफेशनल एग्जाम में उन्होंने पोजीशन भी ली थी मुझे याद है, और डिस्टिंक्शंस वगैरह भी ली काफ़ी, क्योंकि एक फर्स्ट एग्जाम्पल थी। तो काफ़ी मतलब इस तरह सीनियर्स वगैरह से जो इंटरेक्शन मेरा था, तो उसकी वजह से मैंने इस तरफ इंक्लाइन हुआ स्टेप वन की तरफ, और फिर मैंने तैयारी शुरू की थी स्टेप वन की अर्ली ऑन। पता है क्या, आई एम ग्लैड यू मेंशन दैट, क्योंकि आई थिंक हम लोग जो थे, मैं, तुम, अयाज, फुरकान, हम लोग वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज डिस्कशंस जस्ट लाइक राइट नाउ, राइट? लेकिन एक कॉमन फैक्टर होता था कि वो कभी डिस्कशंस ऐसे जूम पे या वैसे नहीं होती थी, वो ख्वाबों पे होती थी। राइट, तो एग्जैक्टली। और मुझे याद नहीं है, मेरी यार मेमोरी बहुत बुरी है, मुझे भूल जाता है मैंने किसको क्या कहा। मुझे विकास भी बता रहा था कि आई सेड दिस थिंग टू हिम, मैंने कहा यार मुझे नहीं याद, उसे याद था। तो मुझे ये बताओ, मुझे याद आता है कि तुम बोलो ना उमर भाई, याद है वो जब हम हलवा पूड़ी खा रहे थे, भटूरे खा रहे थे, या तुम्हारा वो जो फेवरेट कैमल गायरो था वो खा रहे थे, तो गायरो, तब कैमल आपने, फिर गायरो। मुझे याद आ जाएगा यार, मेरी मेमोरी जो है ना वो खाने से एसोसिएटेड होती है। नहीं 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 यार, ये बिल्कुल सही बात है काफी। मुझे भी खाने वाली चीजें सारी याद हैं, मतलब कैमल गायरो, वही जो हम कैमल गायरो से खा रहे थे, सूप वगैरह पे था। आपकी फ्लाइट थी मेरे ख्याल में, आप हाँ हाँ, देखिए दुबई थे याद उस आ टाइम रही है पे। ना, इट वर्क्स हाँ, राइट। मैंने कैमल गायरो राइट का राइट। नाम लिया, सारा याद आ गया तुम्हें, फ्लाइट से पहले हमने कैमल गायरो खाना अमेरिका जाने से पहले, राइट? और सर मेरे ख्याल में ये हमारी फर्स्ट यूजफुल मीटिंग थी, मुझे याद है। और ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी जिसमें इंक्लाइंड हुआ था यूएसएमएलईज की तरफ। और फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप, मेरा जो बिगेस्ट स्टेप था वो मैं पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए होता है कि, और मेरे ख्याल में सही भी है कि एक दफा वो बंदा, क्योंकि यूएस अमेरिका, इट्स अ बिग स्टेप, फाइनेंशियली। यू नीड टाइम, यू नीड लाइक टू कन्विंस योर फैमिली दैट इट्स ग्रेटर गुड फॉर यू। तो फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा वो था कि अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि आई नीड टू गो टू यूएस, और उसकी फिर तैयारी शुरू करना, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। मतलब एक एक पहाड़ होता है आपके सामने जिसको आपने पहला कदम रखना, इट्स ऑलवेज द डिफिकल्ट। और वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट स्टेप था, इसलिए मुझे पूरा एक साल लग गया इसको करते करते, इम्प्लीमेंट करते करते, कि मतलब बुक्स, बंदा, मैंने बस बुक्स लेके खरीद के रख ली थी अपने पास, के बस बस पढ़ना है किसी तरह, इसी से ही पढ़ना है पहले। जब ये मैं पढ़ लूंगा अपनी बुक्स, उसके बाद मैं दूसरी बुक्स खोलूंगा, मतलब जो आपकी रॉबिन्स और जो फार्माकोलॉजी की सारी बुक्स वगैरह हैं। लेकिन पहले मैंने कप्लान करनी है, और कप्लान से जितना हो सके पढ़े। और फिर हमारी मोस्ट लोगों को इस तरह होता है कि वो लोग साथ साथ नहीं पढ़ते हैं। हम लोग जो हैं, जो थोड़ा थोड़ा एंड पे जो पेपर का जो स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस पढ़ते हैं। तो यूएसएमएलई स्टेप वन इज अ वेरी डिफरेंट एग्जाम इन दैट सेंस कि आप उसको जितना मर्जी पोस्टपोन कर लो, तो फिर वो जो एक स्ट्रेसर होता है ना, वो खत्म हो जाता है उसका। तो इस तरह जो मैंने प्रोफेशनल का एग्जाम्स का स्ट्रेसर था, वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला, जो कि काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा मसला भी हुआ, क्योंकि आगे पुश पुश फॉरवर्ड होता जा रहा था एग्जाम बार बार। लेकिन बस सीनियर्स की गाइडेंस वगैरह थी, और सारे लोगों की, जो जो भी एग्जाम दे के आता था उससे पूछता था कि उन्होंने कैसे किया। उस टाइम तो हमारे पास ना फेसबुक भी, इतनी चीज़ें नहीं होती थी। तो बस उनसे कहते थे कि भाई बताओ अपने एग्जाम के बारे में, और या फेसबुक पे पोस्ट करो या इस तरह करो। तो वी हैड उस समथिंग मोर टाइम, ब्यूटीफुल यार, और एक खाबे होते या थे, यू नो, काफी होते थे डीएचए, एग्जैक्टली। कबाब, कढ़ाइयाँ, और उस पे सारी गप्पें हो जाती थी, राइट? गप्पे हो अच्छा जाती थी, एग्जैक्टली। नहीं, तो यही ये, तरीका यही होता है। तरीका यही होता है कि आप किसी सोशल गैदरिंग पे इनवाइट करो अपने सीनियर्स वगैरह को, अपने उनको, और फिर उधर जाके खाना खाओ, साथ नहीं डिस्कस नाम करो, इनवाइट सारा करो, करो, उनके साथ चल जाओ यार, तो पैसे मैं देता था, उनके ये ना साथ कि चले अब जाओ। तुम ये पैसे आप ही दे देते, लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन आपने कोई इस तरह का करनी है, आपने कोई इस तरह का कोई स्टेप लेना है जिसमें आप मतलब कोई एक हाँ सोशल हाँ मीटिंग करो उनके साथ। ये नहीं कि बस मतलब मुझे फोन पे या इंटरनेट पे। इट्स हाँ। वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी और गाइडेंस डिफरेंट। जो होती है ना, ये सारी पैसिव होती है, खाना खाते हुए, क्रिकेट एग्जैक्टली, खेलते हुए, एग्जैक्टली। मूवी देखते हुए, सैर करते हुए, गाड़ी में फिरते हुए, वो पैसिव ही होती है। एक्टिव से आपने किसी से घंटा 2 घंटे गाइडेंस ले ली, वो ना वो कांटेक्ट बनता है, ना वो गाइडेंस होती है। एग्जैक्टली, आई एग्री 100%। तो ये बताओ, इमरजेंसी मेडिसिन क्यों? अच्छा, तो हुआ ये था कि स्टेप्स दे दिए थे मैंने अपने, स्कोर भी ठीक आ गया। थोड़ा सा मुश्किल के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद, जब मैंने इलेक्टिव्स अप्लाई करने शुरू किए, तो फिर कोई इलेक्टिव्स अवेलेबल ना हो। आई थिंक उस टाइम काफ़ी सैचुरेटेड हो गई थी फील्ड।
और उनके अपने भी अमेरिका के अपने भी मेडिकल स्टूडेंट कैरिबियन वगैरह भी खुल गए थे। तो फिर उसमें फिर मैंने फिर गाइडेंस लेना शुरू की सीनियर से, आपसे और उनसे। और ईमेल्स मैंने करनी शुरू कर दी। आई रिमेंबर कि मैंने एक टेम्पलेट बनाई हुई थी, और हर प्रोग्राम को मैं स्पेसिफिकली देखता था क्योंकि क्या खास बात है, और जितने भी बंदे होते थे उनकी वेबसाइट लेके उनकी तकरीबन जितने भी पूरी फैकल्टी को एक एक पर्सनली सेपरेट सारों को ईमेल की मैंने। और इलेक्टिव्स के तकरीबन लिए। मुझे याद है कोई इलेक्टिव्स के लिए, ऑब्जर्वरशिप्स के अच्छा। लिए, एक्सटर्नशिप्स के लिए मुझे याद है मैंने कोई 3-4 हज़ार ईमेल्स की थी। अभी भी मेरे मतलब मैंने ईमेल वाह। सेव हैं और इस तरह, क्योंकि मेरी एक भी तरफ से है। शुरू की थी मैंने। एक तरफ से शुरू की थी, पता नहीं मुझे आई लॉस्ट काउंट, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा सा ग्रेजुएट भी हो चुका हुआ था, तो आई वाजंट अ गुड कैंडिडेट, और मेरा नाम भी ऊपर से सामा बिन ताहिर, और वो देख के ही वैसे ही परेशान होते थे अगले गोरे। तो मुझे ये तो बताओ, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, तो आर यू रिलेटेड इन एनी वे विद ओसामा बिन लादेन? नहीं 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 नहीं, तो भाई आपने वीडियो में डाल दिया। अब ये वीडियो जो है ना, इस पे बहुत लाइक्स मिले, वो अभी व्यूज हो जाएंगे एकदम से। अभी आपने नाम डाल मैंने दिया ना। कैप्शन भी वो डालना है, मीट द अदर। मैं यही कहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो देयर वाज नन लाइक एट दैट हाँ टाइम, हाँ। देयर वाज नथिंग एट दैट टाइम। 1990 की मेरी पैदाइश है, और उस टाइम में कोई भी नहीं था, और मेरे अब्बा जी उस टाइम यूनाइटेड नेशन में थे, और वो मतलब सारे कोर्स ऑफ अफ्रीका में कोर्स वगैरह करके आए, तो उन्होंने नाम पिक किया, उधर से मेरा उन्होंने नाम डाल दिया। और ऊपर से उसके बाद मुझे अभी भी याद है, मेरी काफ़ी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार वगैरह से काफ़ी दोस्ती थी शुरू से, ये सोसाइटीज़ के चक्करों में ही सोसाइटीज़ ने काफ़ी हेल्प किया। तो मुझे रजिस्ट्रार ने कहा था उस टाइम कि अपना नाम चेंज करा लो, तुम्हारा कभी वरना वीज़ा नहीं लगेगा, और आई विल हेल्प यू इन एवरी स्टेप इन चेंजिंग योर नेम, लाइक इन ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, क्योंकि काफ़ी दोस्ती थी। तो कहता है कि तुम्हारे नाम की वजह से तुम्हारा कभी वीज़ा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने उनको यही यू कहा था थिंक कि दैट मैंने वाज कहा कि राइट? मैं ना नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने ये कहा था कि अगर मैं नाम चेंज करता तो फिर वो ज़्यादा डाउटफुल होते हैं कि इस बंदे ने नाम क्यों चेंज किया है। आपका क्या ख्याल है? उनको नहीं पता, उनको हर चीज़ का पता है। यू कैन नेवर लाई टू देम। यू कैन ओनली प्रिपेयर कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हुई है ज़िंदगी में, आपने उसका आंसर कैसे करना है, उसको आपने काउंटर कैसे करना है। बट यू कैन नेवर लाई टू द इमिग्रेशन ऑफिसर, यू कैन नेवर लाई टू, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। So, and if you lie, if you change, hide things, they find it tricky. They find it something कोई कुछ चल रहा है, और फिर और मसला होता है आपके लिए। तो फिर बस यही था कि मुझे नाम का की वजह से मैंने हमेशा आई ऑलवेज वन स्टेप अहेड, आई ऑलवेज प्रिपेयर्ड मोर। और फिर मैंने वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया उस टाइम, और उस टाइम भी आपकी वेबसाइट मैंने देखी, उमर भाई। और उमर उस टाइम तो umartariq.com थी, और मैंने अभी भी जितने भी है वो। वीज़ा हाँ। ऊपर वीज़ा का वर्ड सर्च किया था ऊपर वेबसाइट पे आपकी, और जितने भी आर्टिकल्स थे मैंने सारे प्रिंट किए थे। याद है मेयाज भाई ने बहुत बड़ा एक आर्टिकल भी लिखा था, और वो भी वो अभी भी सारा सारे हैं। मतलब, और सारे मैंने मतलब वो प्रिंट किए थे, और एक-एक मैंने पढ़ा था। मतलब आर्टिकल के क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस तरह लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, क्योंकि मुझे पता था नाम की वजह से मुझे बहुत मसला होगा, और मेरे क्योंकि बैकग्राउंड हमारा आर्मी से था, तो उसकी वजह से वी मूव अराउंड अ लॉट, तो उनके लिए उनको बैकग्राउंड हमारे रिसर्च करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने उनके लिए सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके गया था। मुझे याद है मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे हाथ में इस तरह सेट किए हुए थे कि मैं पूरा थद्दा था मेरे हाथों में, कि मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स इस तरफ हैं, अब्बू के डॉक्यूमेंट्स इसमें, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स इसमें, और सारे बैकग्राउंड बहन भाई सारों के डॉक्यूमेंट्स इस तरह हैं। और जब वो बोलते थे कि इसके बारे में कि यहाँ पे तुम इस टाइम क्या कर रहे थे, तो मैं उस टाइम कहता था कि मतलब इस टाइम ये कर रहा था, वुड यू लाइक टू सी द डॉक्यूमेंट्स, मैं यहाँ से निकाल के उनको हाथ में पकड़ा तरीका भी देता यही था। है, तरीका भी यही है। और एक एक चीज मतलब कि अब्बू के बैंक स्टेटमेंट्स के सारे आईडी कार्ड्स, बहन के आईडी कार्ड्स, और ये वो। और उससे यही फायदा हुआ था मुझे कि उन्होंने उसी टाइम मेरा एक्सेप्ट कर दिया था, और 5 इयर्स का वीजा लगाया था, जबकि काफी हॉट सीजन था उस टाइम के रिजेक्शंस का और उसका। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग, मतलब उनके पास आपकी सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, आप स्ट्रांग नॉन इमिग्रेंट रीजनिंग हो कि आपने पाकिस्तान वापस आना है और पाकिस्तान आके वापस आके काम करना है, तो दे विल नेवर रिजेक्ट यू। एक्चुअली दे वांट यू ओवर देयर, दे वांट यू कि एक अच्छा डॉक्टर उनके पास आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि एक बंदा उधर चला जाए और डॉक्टर ना बने और बाकी काम करना शुरू कर दे। दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट, तो दे विल नेवर वांट दैट। तो इसलिए दे वांट योर स्ट्रांग बैकग्राउंड स्टफ लाइक दैट। उमर भाई सॉरी, हम क्वेश्चन से डेविएट कर गए थे। क्वेश्चन क्या था?
जो कोई नहीं, जाने दे पूछा था। जाने दे, मैं ऐड चल करता हूँ आगे, बातों से बात निकलती है यार। पता है क्या यार, एग्जैक्टली। इधर हेयर आई वुड लाइक टू ऐड कि बिल्कुल सही कहा, मुझसे बड़े लोग कहते हैं उमर भाई वीजा का गाइड कर दें। यार कैसे गाइड करूँ मैं, आपके साथ घंटा बैठ के बात करूँ, वो गाइडेंस आपको मिल ही नहीं सकती। मैं आपके साथ पूरा दिन गुजारूँ ना, आपको वीजा इंटरव्यूज की गाइडेंस दूँ, तो आपको इतनी गाइडेंस नहीं मिलेगी जितनी अगर आप वेबसाइट पे जाओ, जिस तरह उसामा ने कहा है। हर पोस्ट पढ़ो, जितनी पोस्ट है वीजा पे, उनके सारे कॉमेंट्स पढ़ो, उन सारों की रिप्लाईज पढ़ो। उसमें इतना है कि शायद आई थिंक देर इज 100 आवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उन 2-3 दिनों के बाद when you will come out you will be the expert on visas, right? राइट। और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, मैं एक हफ्ते का कोर्स कराऊं शायद, तो आई विल बी एबल टू टीच ऑल दैट स्टफ। तो वो अब उसामा आपके सामने, उसामा इज वन ऑफ दी माय दी बेस्ट फ्रेंड, और उसको भी ही डिड द सेम थिंग दैट आई एम टेलिंग ऑल द जूनियर्स टू डू। तो सोचो, राइट। मेरे भाई को भी, अली को, आई टोल्ड हिम द सेम स्टफ, उसके इंटरव्यू में भी वही है। तो गाइडेंस वही है, चाहे वो मेरी वाइफ हो, मेरा भाई हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। डू द राइट थिंग। ये नहीं है कि आप मुझे 15 मिनट फोन करोगे और मैं आपको 15 मिनट में कोई तरीका बता दूंगा। डू द बेसिक्स राइट, सारी पोस्ट पढ़ो, सारे कमेंट्स पढ़ो, और आपको समझ आ जाएगी। तो राइट। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इमरजेंसी मेडिसिन क्यों थी, हमने इस पे बात शुरू की यस थी। सॉरी। यस कोई बात एग्जैक्टली। नहीं। तो फिर मैंने बताया कि मैंने ईमेल्स वगैरह की सारों को, तो मुझे रिस्पांस मतलब एक ही बंदे का आया था, वो भी रैंडमली, कंप्लीटली रैंडमली। और ये एनवाईयू ब्रुकलिन हॉस्पिटल जो है इधर, मुझे ऑफर आई 2 वीक्स की कि आप ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो। अब सिर्फ मेरे पास 2 वीक्स थे, और टोटल मेरे पास 2 वीक्स मतलब टाइम था, जिसमें मैंने 4 to 5 LORs लेने थे, और एक इमरजेंसी का, जिसमें मैंने शुरू में, एक हमारा माइंडसेट ये होता है पाकिस्तान में कि बस इंटरनल मेडिसिन में ही आप जा सकते हो, जिसमें हम बाद में टच करेंगे थोड़ा सा, और सिर्फ इंटरनल मेडिसिन की ही आप स्पेशलिटीज कर सकते हो। तो अब मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में जाके 4 LORs लेने थे 2 वीक्स में। तो मैं उधर अब गया। अच्छी बात इमरजेंसी मेडिसिन की ये थी कि एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट अटेंडिंग ओवर देयर। और तो मैं सुबह 4 बजे पहुंच जाता था वहाँ पे, और रात को 9-10 बजे वहाँ से निकलता था। और आई वर्क फॉर 2 वीक्स एट, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं था, तो मेरे पे ऊपर ड्यूटी आवर्स वायलेशन की कोई वो नहीं हम्म। लग कंडीशंस नहीं थी उस टाइम। और मुझे याद है उस टाइम के यही मेरे लिए, मेरे ख्याल में जो टू वीक्स का जो टाइम था, मेरे लिए ब्लेसिंग बाद में बन गई, क्योंकि they were so impressed with me, all the attendings. They were like, oh, like, he's such a hardworking student. Or matlab, I was not able to get 4 LORs. I got like 10 LORs from that rotation. Like Wow. everyone offered me in the end, like because I was working with every single person. Like for at least when you work with 2 rotation, and you were like working so hard because you want to impress them, because you want to get to LOR. And like that's only 2 weeks, so you can binge it. It's not like 6-7 months like that you have to do हाँ। it over the time. So it's like only 2 weeks, so you can binge impress them. So they were so impressed. Like and in the end, मुझे उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक जो अटेंडेंट था यहाँ पे न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में, एसोसिएट प्रोफेसर है रिसर्च का, and he asked me if you want to do emergency medicine. And I was like, I'll think about it. He's like, don't worry about it, just apply for the program. So I अच्छा। applied. At that time, I found out that he's associate professor over here. And when I interviewed over here, apparently everyone knew me that like, oh my God, he's such a hardworking student. और मैं यहाँ पे ये भी बात बताना चाहूंगा कि आई वेंट टू सोशल, और वहाँ पे मेरी असल में सारा सब मुलाकात हुई। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग यही समझते हैं कि आपके स्कोर्स अच्छे हो, आपकी एक इंटरव्यू आप एक अच्छा आप कर लो तो like they will like you. They're not looking for someone who's like a great person on the papers. They're looking for someone who can live with them for 3 years. Like कि उनके लिए हम्म। work experience, they can train you, they can help you become a great doctor and stuff like that. That's the program responsibility. But they can't train a person who doesn't want to learn, who has some personality issues, and that's what the programs are really scared of. तो ये मैंने यहाँ पे आके लर्न किया था थोड़ा सा, कि ये इनकी मेंटेलिटी होती है प्रोग्राम्स वगैरह की, जो कि सो everyone knew me already from the program। और बस फिर मैंने अप्लाई कर दिया उस टाइम। उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर शेख के पास मैं वैसे गया था। उसके बाद डॉक्टर शेख इस तरह के काफ़ी पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे हैं। ही ऑफर्ड मी एक्सटेंशिप। You can always approach them. They are always trying to help people out. He groomed my personality because हम पाकिस्तान से आते हैं, we don't know basic manners. हमें बेसिक मैनर्स हमें सिखाए नहीं जाते पाकिस्तान में। यहाँ पे 4-4 साल 5-5 साल बच्चों को पहले मैनर्स सिखाते हैं, उसके बाद उनको एजुकेशन सिखाते हैं। हमें ये नहीं पता है कि थैंक यू करना है, एक्सक्यूज मी करना है। हम बस टक्कर मार के चले जाते हैं अगले बंदे को रोटेशन में, और इस तरह
जो कि बहुत ही बुरी बात मानी जाती है लोगों, मेरे ख्याल में दरवाजा खोल के रखना है एक लोगों के लिए। सॉरी, यस गो अहेड। नहीं नहीं, मैं ये कहना था, तू तो फौजी बच्चा था यार, these things should come natural to us, नहीं? I know these things come natural, but the thing is like still like they फौजियों को like तो हमें आई स्कूल थिंक में इट्स प्रीटी, नहीं? ना, आई डोंट थिंक सो उमर भाई, अच्छा, आप तो ऐसे ग्रीन ग्रीन कार्ड होल्डर थे, आपने अमेरिका में थोड़ा अच्छा रहे हैं। आई डोंट थिंक शायद। सो, मैं फौजी बच्चों में रहा हूँ, आई ट्रेन इन लाइक आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड स्टफ हाँ लाइक हाँ। दैट, लेकिन स्टिल लाइक they have like even like Beacon House and all those places, they train more on your educational side, like कि तुम्हें आपके पास अच्छा अच्छा, information more होनी मैनरिज्म्स पे चाहिए। इतने फोकस they नहीं होता think शायद। inform I don't think so उमर भाई, like वहाँ सही। पे अगर आप अभी भी जो बच्चे सारे बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनको ओशन 4 साल के बच्चे को ओशंस के नाम आने चाहिए, सारे सब कॉन्टिनेंट्स के हाँ, नाम आने चाहिए, वो होने चाहिए, like it's like a pressure cooker over there. I don't think they ever like all right, do whatever you बेसिक want, एथिक्स और like kind मैनर्स नहीं of बताते, हाँ, यू राइट exactly प्रॉब्ली। like मेरे ख्याल में जो स्पेशली जो आता है उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है, मतलब एक्सक्यूज मी करना है, कोई स्नीज करे तो एक ब्लेस यू कहना है, मतलब हमें प्लीज, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक पता है, यू, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी। कहना है, थैंक यू सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेरे ख्याल में डॉक्टर शेख ने और हमें तो जाके पता चला था कि किसी को भी नहीं पता सिवाय इसके कि जो मतलब यहाँ पे जो पले बड़े अमेरिका में और इस तरह किसी को भी इन चीज़ों का पता, और ये चीज़ें आपकी बहुत आपको अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगेन हाँ जब आप रोटेशंस कर रहे होते हो, दे आर नॉट लुकिंग हाउ ग्रेट यू आर, दे आर ऑफ कोर्स लुकिंग कि आपका क्या नॉलेज कैसा है, वो कैसा है, बट दे आल्सो लुकिंग आपके मैनर्स कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी बाकी चीज़ें कैसी हैं, एंड कैन यू लिव विद देम फॉर 3 years, बिकॉज प्रोग्राम डायरेक्टर के लिए वर्स्ट नाइटमेयर ये होता है कि एक बंदा वो रख लें और उसको कोई पर्सनालिटी इश्यूज हों, और के मतलब he never learns और नेगेटिव वे में ले या बाकी लोगों के साथ गो along ना करे, तो हाँ, आई मतलब थिंक जस्ट टू ऐड, या लड़ाका हो, स्लैकर हो, राइट डजंट टेक क्रिटिसिज्म वेल, ये छोटी मोटी चीजें। तो ठीक करेक्ट। है, तो मुझे ये बताओ कि फिर when you graduated from residency, did you do a fellowship or you went straight as a into attending wood? सो इमरजेंसी मेडिसिन की मुझे यही बात अच्छी लगी थी कि uh, पहले आप एफएससी मैट्रिक एफएससी फिर किंग एडवर्ड 5 प्रोफेशनल एग्जाम यूएसएमएल आप कर कर करके you are tired, I'm like all right, like I'm done, like you just want to get the residency and get done with it। तो इमरजेंसी मेडिसिन की एक बात अच्छी ये थी कि इसमें फेलोशिप्स इतनी लुक्रेटिव नहीं है, इतनी मतलब टेम्पटिंग नहीं है, मतलब आफ्टर 3 years of rigorous training like emergency training आप अपनी क्या कहते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलेस यू वांट टू गो इन अ कॉम्पिटिटिव लाइक एकेडमिक प्रोग्राम्स जहाँ पे आपने अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी या आपने इस तरह क्रिटिकल केयर की मेरी तरफ जाना हो तो आपने क्रिटिकल केयर, मतलब इफ यू वांट टू गो टू अ स्पेशल different field, I can always do a fellowship at that time। लाइक सही। अगर मैंने एकेडमिक प्रोग्राम में जाना हो तो आई कैन डू अल्ट्रासाउंड फेलोशिप, अगर मैंने ईएमएस की तरफ जाना आई कैन डू ईएमएस फेलोशिप एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन इट्स इन इटसेल्फ लाइक रेजिडेंसी इज एनफ लाइक तो एक बात बताओ यार, जो डू यू रिमेम्बर के, मतलब डू यू नो एनीवन के जिसको इमरजेंसी मेडिसिन मिली हो एज अ फॉरेन ग्रेजुएट पाकिस्तान से, इनिशियली बिफोर यू? मेरे ख्याल में यस, आफ्टर रिसर्चिंग फॉर लाइक जब मुझे इमरजेंसी मेडिसिन का इंटरव्यू आया था तो मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया था, और मुझे आई थिंक 4-5 months बाद पता चला था कि एक मेरे ख्याल में कोई सीनियर थी जिनको मेरे ख्याल में एमरे में मेरे ख्याल में कर रही थी रेजिडेंसी, उनको मैंने अप्रोच करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन इतना मैं अप्रोच नहीं कर पाया था। So हाँ, there is दिस, one more person. There is one more person. I think there is one more person who did the emergency residency. सो द रीजन आई आस्क दैट इज, देखो मुझसे सारी दुनिया कांटेक्ट करती है, मतलब वेबसाइट की वजह से, और अब तो यूट्यूब चैनल की वजह से गाइडेंस के लिए, तो मैं किसी को नहीं जानता था तुमसे पहले, ठीक है? तो अब मुझे भी दो और लोगों का पता है, लेकिन दे मैच्ड इन इमरजेंसी मेडिसिन इन 70s और 80s में, बहुत पहले, तो Right. वो बहुत सीनियर थे। तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस, 2014 में हम लोग गए थे, तुम और मैं इकट्ठे, हम इकट्ठे, वी आर बाय द वे नेबर्स, जो हमें बाद में पता चला था कोइंसिडेंटली, मैं और उसामा ड्राइव करते हुए जा रहे थे, तो हमने कहा ये तो हमारे घर भी एक दूसरे के सामने, तो मतलब हम लोग इकट्ठे गए थे किंग एडवर्ड से, सॉरी घर से, अपने घर से किंग एडवर्ड, हम दोनों ने एक कैरियर काउंसलिंग का सेशन किया था। तुमने उस वक्त मैच अप्लाई किया था, मैं रेजिडेंसी कर रहा था, ठीक है? उसमें मैंने इंट्रो तुम्हारा यही दिया था और तुम्हारे बारे में कि उसामा पाशा is the first person I know, first Pakistani graduate to apply for emergency medicine, and I'm pretty sure he will get it. याद है ना?
याद है कि नहीं ये बात? नहीं ये बात नहीं याद मुझे, खाने के अच्छा। ऊपर नहीं हुई थी ना इसलिए याद नहीं। लेकिन ये मैंने उधर दावे से कहा था कि आई एम प्रीटी श्योर इस बंदे को इमरजेंसी मेडिसिन मिल जाएगी। और उसकी वजह ये थी कि देखो जितना माशाल्लाह तुमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया था कि 2 हफ्ते की बेसिस पे तुमने 10 लेटर्स दिए, ठीक है। अब दूसरा ये भी बता दो कि तुमने कितने इंटरव्यू दिए थे और कितनी अप्लाई किए थे और कितने इंटरव्यूज दिए थे इमरजेंसी मेडिसिन के। यस, मेरा शुरू से गोल इंटरनल मेडिसिन और उसके बाद कार्डियोलॉजी और उसके बाद इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की टाइप तरफ था। आई एम ऑलवेज लाइक अ प्रोसीजर पर्सन, आई वांट टू लाइक टू डू प्रोसीजर लाइक हैंड्स ऑन एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा था कि मतलब हैंड्स ऑन स्टफ करना है। तो इसलिए मतलब शुरू से कि हमारी मेंटालिटी ये थी होती है पाकिस्तानियों की कि सिर्फ इंटरनल मेडिसिन में ही आप मैच हो सकते हो और उसके अलावा कहीं मैच नहीं हो सकते, और इंटरनल मेडिसिन ही एक ऑप्शन है। और उसके बाद आप यू कैन वर्क हार्ड ड्यूरिंग रेजिडेंसी एंड यू कैन गेट कार्डियोलॉजी और या जो भी आपने कॉम्पिटिटिव फेलोशिप्स करनी है, एंड देन यू कैन वर्क मच हार्डर एंड देन you can get into super fellowships and stuff like that. तो मेरा शुरू से ही माइंड था कि मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी तरफ जाऊंगा, I would like to do procedures and stuff like that, like hands on, like कुछ लोग hands on होते हैं, but इतना भी नहीं था कि मैं सर्जरी की तरफ जाऊं, because I think it was like way too like kind of get like I get like body fluid, मुझे थोड़ा सा होता है उनसे। तो anyways like मतलब clean hands on stuff and basically तो anyways uh, तो मैंने शुरू में मेडिसिन के लिए अप्लाई किया था, मेरा ज्यादा गोल मेडिसिन की तरफ था, जबकि लेटर्स मेरे इमरजेंसी की तरफ थे। इमरजेंसी अलाइड नहीं इमरजेंसी, लेकिन कोई भी पाकिस्तान से मैच नहीं हुआ था, बस सो कॉम्पिटिटिव कि सिर्फ एएमजीज को ही मिलती है और उसके अलावा किसी को भी नहीं मिली। और ये इमरजेंसी ईएनटी डर्मेटोलॉजी ये कहते थे बस इम्पॉसिबल है मतलब फॉर यू टू गेट। और ड्यूरिंग मुझे ये भी आइडिया हुआ था, जो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आए हुए होते हैं वो खुद जो अमेरिकन स्टूडेंट्स आए हुए थे रोटेशंस में, they were saying oh it's very difficult to get into और ये वो, तो थोड़ा सा आइडिया था। तो मैंने अब ज्यादा मेडिसिन में अप्लाई किया था, अप्लाइड इन आई थिंक 130 इंटरनल मेडिसिन प्रोग्राम्स। और जब मुझे मैसेज आया डॉक्टर का एलओआर के लिए, जब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार मैं भी अप्लाई करूं, मैंने कहा अच्छा चलो कर देते हैं बैकअप के तौर पे अप्लाई। मुझे याद है अप टू 10 फ्री होते हैं, एक ही अमाउंट देनी होती है अप टू 10 प्रोग्राम। सो मैंने 10 इमरजेंसी मेडिसिन के प्रोग्राम से अप्लाई किया था, जिसमें से एक न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज था। तो I got alhamdulillah I think 28 medicine interviews or one emergency medicine interview at that time. So I went to all 27 interviews, medicine interviews, and then one emergency medicine interview. और हाँ तो ये सीन था। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और पता है क्या, मुझे जो स्पेसिफिकली इस वक्त बात याद थी कि यू डिड क्लोज टू 30 इंटरव्यूज, और बहुत से राइट लोगों को इतने इंटरव्यूज नहीं आते। एंड आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि तुम्हारे स्टेप्स के स्कोर जो थे वो हाउ मच वर स्टेप्स के स्कोर बताओ इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। मेरे स्टेप्स के स्कोर में थे 249 और 264। और सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट थी। हाँ सीएस की फर्स्ट अटेम्प्ट थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कोर्स अलोन स्कोर अलोन आर नॉट एनफ, लाइक आई थिंक उसके बाद आपने अप्रोच भी करना होता है प्रोग्राम्स को, क्योंकि जिस तरह कॉम्पिटिटिव चल रहा है, they are looking more in a person now than score itself. They have realized like score alone is not enough. Of course scores help you pass that initial criteria of screening, you know, like, but again they get like 3,000-4,000 interviews and stuff like that. Like 3,000 sorry applicants, sorry 3,000 applications उनको मिलती हैं, और it's very hard. तो उसका भी एक यही तरीका है persistent, आपने मतलब उनको emails करनी है। मैंने थोड़ा सा ये सीखा था कि अगर मैं उनको ड्यूरिंग इंटरव्यू सीजन ईमेल करूंगा तो like everyone's gonna be emailing them, so it's probably gonna go in the junk and easily stuff like that. So I started emailing them early. I started emailing them in I think April. फर्स्ट मैंने ईमेल को अप्रैल में की थी कि मैं इलेक्टिव में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है, मुझे आई लाइक द रेजिडेंट्स क्वालिटी, सारी मतलब जो तारीफें आपने करनी होती हैं। तो मैंने एक उनको ईमेल अप्रैल में की, फिर मैंने एक फॉलो अप ईमेल की कि मुझे प्रोग्राम अभी भी बड़ा पसंद है और मतलब मैंने आपके प्रोग्राम में अप्लाई करना है, और आप कैन यू लुक एट माई CV एंड टेल मी हाउ कैन आई डू बेटर। जिस तरह आप उनकी नज़रों में आ जाते हो, और उस टाइम वो बिजी भी नहीं होते इतने। और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू सीजन शुरू हुआ था, तो फिर मैंने उनको ऐसा ईमेल उसी के ही फॉलो अप ईमेल की, जो मेरी ईमेल चल रही हैं और उनकी ऑलरेडी मेरी उनके ऑलरेडी अकाउंट में है, कि फॉलो अप उनको ईमेल की कि मैंने अप्लाई कर दिया अब आपके प्रोग्राम में और प्लीज गो थ्रू माई CV। और मैं यही सारों को कहता हूँ, सारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं, कि सिर्फ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इंटरव्यू लेने के लिए ये है कि आपकी वो एप्लीकेशन गो थ्रू कर लें, क्योंकि दे गेट लाइक no resident, no program coordinator, no one can help you get interview. They can only help you get your application reviewed.
रिव्यूड, और वो एप्लीकेशन रिव्यू अगर एक दफा कर लें, और इफ यू आर अ गुड कैंडिडेट, जो कि आप होते हो नॉर्मली, तो यू हैव अ वेरी हाई चांस कि आपको इंटरव्यू भी आ जाएगा। तो हम्म, एप्लीकेशन रिव्यू करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप किसी तरह सीनियर्स को कांटेक्ट, और मैंने सीनियर्स को भी इसी तरह कांटेक्ट किया था अर्ली ऑन, कि आप एप्लीकेंट सीजन में तो हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन आप उनको अर्ली ऑन करो कि मैं आपके प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने इसमें अप्लाई करना है, ये मेरी सीवी है, कैसे मैं इन 3-4 मंथ्स में इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी सीवी। वो इन दी एंड इम्पॉसिबल होता है, उनको भी पता है कि electives, how hard is it to get electives, how hard is to get this stuff, like all these things done। और लेकिन आप ये होता है कि एक आप अपना एक कनेक्शन बना लेते हो बंदे के साथ, प्रोग्राम डायरेक्टर के साथ, प्रोग्राम हम्म, कोऑर्डिनेटर के साथ, उनकी फैकल्टी के साथ, और मेरे ख्याल में इसने मुझे बड़ा हेल्प किया था ड्यूरिंग इंटरव्यू सीजन, और इसलिए मुझे सही। काफी सारे इंटरव्यूज हमें हेल्प हुई थी। scores, of course, scores help you, but again, like, scores not are not the They're only not the only factor। factor. I think I Exactly, agree that connection, that rapport that you build with your email correspondence, phone calls before the match helps you big time. right, Or here I would like to add, I think what helped you big time, कि 30 इंटरव्यूज आना इन इटसेल्फ इज बड़ी बहुत बड़ी बात है। वो ये था कि तुम्हारे जो लेटर्स थे ना, वो 2 हफ्ते के काम में 10 तुमने लेटर्स दिए, और वो लोग तुमसे बहुत अच्छे थे, मतलब इंप्रेस थे, उन्होंने लेटर्स भी अच्छे दिए। दूसरा, द अदर स्मार्ट थिंग दैट यू डिड वाज कि यू रीच्ड आउट टू पीपल बिफोर द मैच, मंथ्स बिफोर द मैच, यू बिल्ट अ पर्सनल रैपिड। तीसरी बात कि यू रीच द सीनियर्स बिफोर टाइम, तो यू गॉट योर पर्सनल स्टेटमेंट, सीवी रिव्यूड, ठीक है, कोई बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, लेकिन ऑल दीज थिंग्स वर डन इन जून जुलाई रेदर देन अगस्त सितंबर, right। जब मैच खुल रहा है, ठीक है। चलो, तो मतलब, लेकिन जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं वो नहीं जानते कि सो सामा पाशा जी इज द फर्स्ट इमरजेंसी मेडिसिन अटेंडिंग रेजिडेंट आई नो। दूसरा कौन है? uh, I'm not I'm actually, like, मेरी एक दफा ही ओ बात हो भाई, चुकी थी। किधर जा रहे हो? दूसरी आपकी घर में है, आपकी बेगम। अच्छा, अच्छा, फॉर फ्यूचर, इन फ्यूचर, या राइट, राइट, भाभी राइट, को, राइट। अच्छा, मुझे लगा भाभी पीछे। वो पीछे अरे सुनने यार वाला फिर। था। अच्छा, 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 सॉरी। यस, अच्छा, तो यस, अब जिन लोगों को नहीं यस। पता कि देखो, उसामा इज मैरिड टू फिजिशियन जस्ट लाइक मी, और कुछ शायद पता नहीं क्या वजह होती है, मतलब मेरी वाइफ भी रेडियोलॉजिस्ट बनी मेरे बाद, इससे उसामा की वाइफ बाद में इमरजेंसी मेडिसिन कर रही, शी इज इन द सेम प्रोग्राम वेयर यू ग्रेजुएटेड, करेक्ट। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि पहले तो अपना ये बताओ कि ऐसा फिजिशियन कपल जो था, हाउ डिड वाज दैट कि भाई, हाउ डिड यू डिसाइड कि भाई व्हेन डिड शी ग्रेजुएटेड प्रीटी मच द सेम टाइम, राइट? या 1-2 साल या जूनियर लाइक थी? 1-2 साल जूनियर थी, हाँ। एग्जैक्टली। तो हाउ वाज दैट कि भाई कि तुम पहले कर लोगे और फिर उसे मिलेगी और इस तरह, या डिड यू गाइस प्लान लाइक दैट, डिड यू थिंक अबाउट कपल मैच, डिड यू थिंक अबाउट कि तुम रेजिडेंसी कर लो फिर भाभी अप्लाई करें, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम? सो, लाइक, ऑफ कोर्स, लाइक, हर किसी का गोल होता है कि अर्ली ऑन करे, मतलब काम करे। आई थिंक स्ट्रगल वाइज ही डिड मोर स्ट्रगल देन मी, because of course, like, married life is different, living with a kid is different। फीमेल्स के साथ uh, ऑलवेज ज्यादा स्ट्रगल it's होती है, all इसमें कोई डाउट नहीं। exactly, it's like very, like struggle, exactly. So she graduated, I think, like, in 2015, she हम्म, graduated in 2015, और उसके बाद she came over here, she started preparing her for step 1 exam, but of course, like, step 1 के दौरान फिर बेबी हो गया, फिर बेबी की वजह से वो और डिले हो गया, मतलब 4-5 हम्म, months, फिर बेबी की केयर, ये वो रेजिडेंट लाइफ में, like, it's although, like, your pay is good, but living in a New York City apartment, it gets, like, expensive, so थोड़ा सा नैनी वगैरह का भी थोड़ा सा अफोर्ड करना मुश्किल था शुरू में। तो of course, with taking care of the baby or step 1 करना, तो फिर I think all these factors, she wanted to give it as soon as possible, of course. She wants to get under the residency. No one wants to delay the residency. Everyone knows that, like, more like year of graduation affects your number of interviews, number of matching inversely and stuff like that. But I think, like, of course, like, ये एक example है हमारे लिए कि guidance, how important is the guidance, how important is all the stuff, like, information is power, basically, like, not your knowledge, not your persistence. I think उसकी scores एक 232 में आया था और एक 240s में आया था. I hope I'm doing it 240s में आया था. I hope I'm doing it correctly. जाने दे I यार, go, इट डजंट, oh my स्पेसिफिक्स god. डोंट मैटर। Exactly. I think she will do an interview too with you soon too, hopefully. So she can इंशाल्लाह। give you her full information. और उसके बाद, but again, she got more interviews than me, alhamdulillah. अच्छा, They कितने applied. इंटरव्यूज थे? She applied in emergency medicine.
mainly, and then she applied backup as a medicine. Like our goal was to, she always wanted to do emergency medicine because she has seen my lifestyle. Like I do alhamdulillah Mm-hmm. 10 shifts a month, 8 hours to 10 hours each. I'm off 20 days. Like in 20 days I can go for a vacation, I can go with my Lifestyle बहुत अच्छा, family. and that is considered full Lifestyle, time. exactly, this is considered full time, and I get to choose my own hours, I get to choose my own shifts. I can like, और मैं जिस दिन चाहूँ अपने रिक्वेस्ट ऑफ ले सकता हूँ, जिस तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है कि आई कैन मूव माय move my out like shifts around. I can move like अगर कोई आ रहा है, जिस तरह मेरा मेरा कजन आ रहा है, तो मैंने अपनी शिफ्ट अपनी पोस्टपोन किसी से स्वैप कर ली, क्योंकि एवरीवनस फ्री बेसिकली। अच्छा अच्छा, तो थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट उसामा। तो मुझे ये बताओ कि अभी अगर कोई जूनियर्स हैं, ठीक है, फिजिशियन कपल है इसी तरह, फाइनल ईयर में हैं, मंगनी हुई है या हाउस जॉब कर रहे हैं, और वो तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि एज अ कपल उन लोगों ने मैच करना है, ठीक है, तो क्या तुम्हारी उन्हें गाइडेंस होगी? मैं अमूमन कहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि बंदे को रेजिडेंसी, फिजिशियन कपल, आप कपल मैच ना करो, वो बड़ा मुश्किल और रिस्की होता है। एक बंदे को मिलने दो, वो जब सेट हो जाए, या अटेंडिंग बन जाए, या उसको 1-2 साल, कम से कम 1 साल लग जाए, वो अपना पुल यूज करे और दूसरे बंदे को वहीं पे अकोमोडेट करा ले। इस तरह आपको पता होता है कि किधर हो, और दूसरा बंदा उसके मुताबिक मैच अप्लाई करता है। अदरवाइज यू गना बी सेपरेट, डूइंग सेपरेट, मोस्ट लाइकली सेपरेट रेजिडेंसीज इन डिफरेंट लोकेशंस। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब ये बेस्ट तरीका है। और इस तरह मतलब उनको एक जहाँ पे भी आप उसके बाद एज एन अटेंडिंग आप कहीं भी एक अच्छे प्रोग्राम में मैच हो सकते हो एज एन अटेंडिंग, आप जा सकते हो, क्योंकि आप एज एन अटेंडिंग आपके पास ऑप्शन, आप टेबल्स हैव टर्न्ड, लाइक आप उनका इंटरव्यू कर रहे होते हो, वो आपका इंटरव्यू करने की बजाय। इसी तरह ही मतलब मेरा भी अटेंडिंग एज एन अटेंडिंग इंटरव्यू नॉर्मली होता है कि मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा होता हूँ उनके प्रोग्राम के बारे में, उसके प्रोग्राम, क्योंकि दे नीड यू, you don't need them. So like, and at that time you can bargain at that time, like you, if even if you go to a nice program that like my wife is also a medical, was a medical student, she also wanted to do residency, do you have any connections with the program director and can you pull her in, like, which really, like, of course in the, like they can never promise, but they can say that like we will do put a higher letter of recommendation and stuff like that. And all you need is that, like इसी तरह वफा का भी इसी तरह हुआ था कि मैं यहाँ पे एज एन अटेंडिंग न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में और रिचमंड यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, और she get to meet other residents, she get to do like little bit of work with them every day, she was doing a little bit of research projects with them every day, and they know her like और उनको पता था कि ये exact in the end again, it's not about your scores, it's never about your, it is about your scores if you don't know them, but if you know them and if they know you're a good person, you have like good knowledge, scores में आप बेशक आपके कम है और एक आपकी personality अच्छी है और you're gonna be a great physician, they will hire you. So सही। कपल मैच में भी यही सीन होता है कि आप मतलब आप काम कर रहे हो, यू हैव द पावर कि अपनी वाइफ को आप उस प्रोग्राम में एज अ वॉलंटियर, एज अ रिसर्च वॉलंटियर, एज अ एक्सटर्नशिप आप ला सकते हो, और दे गेट टू, शी गेट टू मीट अदर पीपल और ही गेट टू मीट अदर पीपल, और वहाँ पे आप उसको मैच करवा सकते हो जिस दर भी आप एज एन अटेंडिंग काम कर रहे हो या जहाँ पे आपने रेजिडेंसी की है। या लेकिन इवन एज अ मोस्ट लोग, रेजिडेंट, व्हाट हेल्प मी द मोस्ट वाज कि आपका एक पुल होता है ना, अगले आपको जानते होते हैं, दे डोंट वांट यू टू लीव। इवन अगर एज अ राइट रेजिडेंट भी आप छोड़ के जा सकते हो, और अटेंडिंग भी बन के भी छोड़ के जा सकते हो, अगर आपके स्पाउस को वहां रेजिडेंसी नहीं मिली। तो राइट। मूविंग ऑन, मुझे ये बताओ कि देखो न्यूयॉर्क में रहना बहुत मुश्किल है, राइट? तो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, सैलरी कितनी होती थी जब स्टार्ट की थी रेजिडेंसी? कट कटा के सैलरी, कितना आ जाता था? हाँ बेसिक सैलरी आपकी मेरे ख्याल में सेम ही होती है ऑल ओवर। न्यूयॉर्क की थोड़ी ज्यादा लगती है क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, लाइक एक्सपेंस ऑफ लिविंग, सॉरी, यहाँ पे लाइक कैलिफोर्निया में काफी ज्यादा है कंपेयर टू द अदर पार्ट। तो मेरी तकरीबन 1500 बाई वीकली आ जाती थी, 1500 ठीक है, बाई तो तीन वीकली, हजार तक। तो घर का 1500। रेंट कितना था जो स्टूडियो था तुम्हारा? 1800 से 2000। 1800 रेंट था, तो पीछे 1200 बचता था। उसमें से गाड़ी राइट, का भी जाता होगा 300-400, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, ये वो। और फिर इंश्योरेंस, इसीलिए भाभी हैड रियली टफ टाइम राइट। रेजिंग द किड एंड ऑल दैट। तो अब ये आई आई वांटेड एवरीबॉडी टू बी अवेयर ऑफ दैट कि ये है, अगर आप बड़े शहरों में जाते हो तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लुक एट। अगर आप रिलेटिवली एक छोटी जगह पे हो तो फाइनेंसेस आर अ बिट डिफरेंट। राइट, तो अब मुझे ये बताओ यार, बीइंग अ फिजिशियन कपल आवरसेल्व्स, आई थिंक कि लाइफ काफी स्ट्रेसफुल होती है, यू नो, यू आर बोथ वर्किंग, स्पेशली अगर आप इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डेफिनेटली, मुश्किल होती है। आई थिंक व्हाट हेल्प्ड यू वाज कि भाभी स्टार्टेड हर रेजिडेंसी वंस यू वर एन अटेंडेंट, राइट? लेकिन फिर भी जो चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि देखो आपके बाकी जो लोग हैं उनके स्पाउस अगर डॉक्टर्स नहीं हैं,
तो उनकी काफी लेट बैक लाइफ होती है, जब दिल करा वेकेशन पे चले गए, जब दिल किया, यू आर दी ओनली लिमिटिंग फैक्टर। बट इन योर केस यू हैव एन एक्स्ट्रा लिमिटिंग फैक्टर, एंड इन माय केस क्योंकि अगले बंदे की बोर्ड का एग्जाम है, अगले बंदे का स्टेप्स का एग्जाम है, उसकी अपनी। तो हाउ do you, like, if you can share your challenges as a physician couple, and how did you guys overcome them? राइट, राइट, राइट। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे दोस्तों को जानता हूँ जो कि कपल मै मैच में अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने। और आपकी बात, बेस्ट स्टेप तो यही है कि एक अटेंडिंग बन जाए, उसके बाद दूसरे को वो पुल कर ले, लेकिन लोग नॉर्मली ये नहीं करते। उनको यही होता है कि ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बढ़ जाएगा और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन उनको इन्वर्सली अफेक्ट करेगा, और व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द अदर पर्सन। और फिर मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं, एक साथ ही अप्लाई करते हैं। और इन दैट केस मेरे ख्याल में मतलब अप्रोच अगर आप करना, आप अप्लाई कर दो इस तरह, बेशक आप अपना करना चाहे, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह। लेकिन अगर आपने उस तरह भी करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है रैंकिंग के टाइम कि आप अपने प्रोग्राम्स मैक्सिमम कंबाइन करो। अगर कंबाइन प्रोग्राम कंबाइन नहीं हो सकते तो अपनी सिटीज कंबाइन कर लो। और अगर सिटीज कंबाइन नहीं होते तो फिर आप देख लो सेक्रीफाइस अगर आपने करना है 3 इयर्स अपार्ट, जो कि मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है रिलेशनशिप। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मैंने रियलाइज किया था कि वन ऑफ द एक बहुत हर्डल आई थी मेरे लिए जब मैं अमेरिका आ गया था। तो आई वाज ऑलरेडी एंगेज्ड, लेकिन क्योंकि आई वाज बिजी विद द स्टेप्स, और अगला बंदा नहीं समझ सकता। अगला बंदा समझता है कि अगला बंदा बिजी है तो वो इग्नोर कर रहा है, वो हाँ, लाइफ मुश्किल हो जाती वो है यार कर रहा है। बहुत। लाइफ मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। और अगर आपका किड हो जाए, अगर आपका बच्चा हो जाए, फिर तो बस आप एक स्ट्रगल, आपकी एक एंडलेस स्ट्रगल होती है। और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि वो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उनका रेज़िडेंसी के दौरान बच्चा हो गया है और लाइक नैनी अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो गया है। कोविड के दौरान तो इम्पॉसिबल है अब। और फाइंडिंग अ गुड नैनी who's not gonna hit your child, who's gonna make food fly, who's gonna be 100% like ह्यूमन पर्सन। एक अच्छा एक बंदा ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। तो फिर एग्रीड, हाँ। काफ़ी लोग इसमें, काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन चक्कर में। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोग अटेंडिंग भी बन गए हैं, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास मनी की भी सप्लाई है। तो इसमें मैं यही गाइड करूँगा कि लोगों को कि अगर आपने कपल मैच हुए हो तो आई फैमिली से बहुत प्रेशर आता है लोगों को। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू मतलब कि फैमिली प्रेशर को आप पुश ऑफ कर सको, जो आपकी तरफ से आता है कि शादी है, पहले शादी करो, फिर बच्चा करो कि आपकी उम्र खत्म हो रही है, ये हो रहा है, मुझे दादी-दादा बनना है या नानी-नाना बनना है। यस, यस, हाँ, तो बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली मेरे ख़्याल में कि फिर अगर आपने करना है और आपने बच्चे को अपनी अटेंशन चाहिए आपको, क्योंकि आप सोचो कि मतलब एक बंदा है वो 12 घंटे के लिए ही हैज़ टू स्पेंड 6 डेज़ अ वीक और 5 डेज़ अ वीक इन द हॉस्पिटल, 12 आवर ईच। उसके बाद वो वापस आता है, उसको आने-जाने में घंटा लग जाता है। ये तकरीबन 13-14 घंटे हो गए साइन आउट होते-होते, आप तकरीबन 14 घंटे आप हॉस्पिटल में गुज़ार रहे हो। और साइन आउट्स करते-करते और ट्रैफ़िक करते-करते, थोड़ा-सा कोई कभी आपका पेशेंट सिक हो जाता है तो फिर आपने लेट आना है। और 14 घंटे हो गए और फिर आप वापस घर आते हो, पीछे बच गए आपके पास कितने 8 घंटे। 8 घंटे में आपने बस नींद ही पूरी करनी है और फिर आपने चले जाना है। ऑफ़ कोर्स यू और आर अपने बच्चे को क्रैंकी, भी there's टाइम a दे रहे हैं, और स्पेशली एज अ बच्चे को मॉम भी। अगर आप करना है। एग्ज़ैक्टली, वो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे ख़्याल में इस चक्कर में। तो इसमें यही था हमारा कि हमने फुल टाइम हमने नैनी रख ली थी जब मैं मतलब वफ़ा ने जब मैं अटेंडिंग बना था तो हमने फुल टाइम नैनी रख ली हुई थी, क्योंकि वी कैन अफ़ोर्ड देम। यहाँ पे नैनी रखना भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके पेरेंट्स आ सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन पेरेंट्स क्यों आएँगे आपके पास 4-5 साल अपना सारा कुछ पीछे उनकी छोड़ अपनी के? लाइफ है, उनकी हाँ। अपनी लाइफ़ है। शुरू में वो कहेंगे आपको कि मैं आ जाऊँगा, टेंशन ना लो, बच्चा पैदा करो, बच्चा मैं सँभालूँगा। लेकिन एंड पे आपने सँभालना लेकिन बच होता नहीं। बच्चा अपना-अपना ही होता है एंड पे। हाँ, बच्चा बस सँभालना आपने खुद ही होता है। ऐसा ही है। तो तो नैनी को कितने देते थे? कितने पैसे लग जाते हैं? नैनी अ, क्या एक्सपेक्ट करें भाई, जिन लोगों ने देख रहे हैं कि नैनी के कितने पैसे देने पड़ते हैं अमेरिका में? तकरीबन डिपेंड करता है वैसे तो ये ताकि अगर आपने कोई अब गोरी नैनी ढूँढनी है या अगर आपको नहीं मिल रहा, आप ऐसी जगह पे रहते हो जिस तरह फार ऑफ या इस तरह आप कट ऑफ जगह पे रहते हो, तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ देसी नैनी। तो फिर आपने तकरीबन कोई आपने ऐप्स या कुछ ट्रस्टेबल गोरी नैनी ढूँढनी है इस तरह की, तो आई थिंक यू हैव टू पे लाइक $15 एन आवर, जो कि मिनिमम या जितनी भी मिनिमम हुँ, हुँ। पे है आपने उसको 15 टू देनी है। 25 पर आवर है, और यही ना, 15 टू और 25। बट आई, हाँ। और दूसरा जो मुझे डिपेंडिंग ऑन, अगर बड़े शहरों में मैनहट्टन में 15 पे मिल जाए, यू विल बी वेरी हैप्पी, अगर कोई रीजनेबल। और दूसरा, अगर आप मंथली हायर कर रहे हो, तो आई वुड लाइक टू ऐड कि जो मेरे लिए इनिशियल बहुत बड़ा शौक था कि वो एक रेजिडेंट सैलरी देते हो आप। यू पे, एग्ज़ैक्टली। हाँ, 25 टू $3500 पर मंथ आप दे रहे हो कि किसी को फुल टाइम घर में बच्चा सँभाले और काम वगैरह करे। तो यहाँ पे भाई बहुत महँगा है आपको हाउसहोल्ड हेल्प जो है, पाकिस्तान वाली उम्मीदों के साथ।
तो अच्छा भाई, Hmm. तो फाइनल ईयर के एग्जाम कब दिए थे, ग्रेजुएशन कब हुई थी? लेट्स रिकैप रियली क्विक। यस फाइनल ईयर के एग्जाम मैंने दिए थे 2012 के एंड पे, ठीक है, और 2013 में ग्रेजुएट हुए। यस तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, 2013 में ग्रेजुएट हुए और अटेंडिंग कब बने? 2018 में। 5 साल बाद। हम्म। अच्छा माशाल्लाह, दैट वाज वेरी क्विक। और 3 साल की रेजिडेंसी की ना तुमने? राइट राइट। वैसे 4 साल की होती है, बट यू वर एबल टू गेट इनटू अ प्रोग्राम बिकॉज यू आर अ सुपर स्मार्ट गाय 3 years के ना। 3 साल की प्रोग्राम है। अच्छा, तो विच इज बिग, यू नो दिस इज द थिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, के वो एक हाईली सक्सेसफुल अटेंडिंग बना विद इन 5 years। अभी हम वकास की, मेरी और बाकी लोगों की टाइमलाइन देख रहे थे, तो जो लोग इंटरनल मेडिसिन से जाके कार्डियोलॉजी में और आगे जा रहे हैं, या इंटरनेशनल रेडियोलॉजी, तो हम लोगों को 8-8 9-9 10-10 साल लगते हैं टू बी अ फुली इंडिपेंडेंट अटेंडिंग। और खाली मेडिसिन पे कोई रुकता नहीं है, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन पे लाइक उस समय से इट्स अ वेरी गुड लाइफस्टाइल एंड आप उधर रुक सकते हो। तो उसामा मुझे ये बताओ कि लुकिंग बैक, 8 साल, जो पिछले 8 साल का सफर था, वाज इट ऑल वर्थ इट? I was talking to my wife. It's definitely worth it, Umar bhai. Like, I think I have achieved more, and more than I can be thankful to Allah. Alhamdulillah. और मतलब उस टाइम तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी बड़े मतलब मैनहट्टन में आप रहोगे, और इस तरह के मतलब आप हाईली क्वालिफाइड पर्सन कंसिडर हो गया। आप मतलब अब जब भी जाते हो, गॉड फॉरबिड, जब भी पुलिस पुल ओवर करती है, आप दिखाते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, दे लाइक ऑलराइट, गो, डोंट वरी अबाउट इट। तो ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, एक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अमेरिका में आना, उसके बाद एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन कंसिडर होना, मतलब in like sometimes like emergency medicine में रात के time I'm alone, or I'm running like staff of like 50-60 people, like I have like 3 PAs under me, and like fifth like the third 20-30 nurses, or like PAs or MV, like, or sometimes like yeah, ambulance is calling for help and stuff like that। और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मतलब अल्लाह की तरफ से मतलब एक ब्लेसिंग है जो कि अल्लाह ने बिल्कुल, दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा भी नहीं था ऐसे कि आप ऐसे मतलब आके आप करोगे इस तरह। या दैट मेक्स मी इनक्रेडिबली प्राउड एंड हैप्पी। तो मुझे ये बताओ कि मैंने फिर सही कहा था, आ जाओ सामा यार, मेरे साथ आ जा, मिल के भाई उधर रहेंगे, कोई नहीं, टेंशन ना ले। एग्जैक्टली लाइक मैंने यही शुरू से कहा था कि शुरू से मेरा माइंड सेट यही था, क्योंकि मेरे अंकल जो थे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो मैं उनको देख के इंस्पायर होता था। तो मेरा माइंड ये था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है और पाकिस्तान में रहना है। तो लाइक पाकिस्तान में मतलब आई वांट टू गो टू बैक इन पाकिस्तान, आई वांट टू सर्व पाकिस्तान एंड स्टफ लाइक दैट ऑफ कोर्स। लेकिन यही है कि जो कल्चर डिफरेंट है उमर भाई, बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है वहाँ पे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, मतलब अगर वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता, दे वर ऑलवेज पुलिंग योर लेग, देयर गोल इज टू fail you. They don't want you to pass. Like they have like so much like कि ये बंदा अनफॉर्चुनेटली यार, पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स, बहुत हाँ, पॉलिटिक्स है। और और व्हाट आई वुड ऐड इज कि इट इज ईजियर कि आप अमेरिका से करके वापस जाओ, तो आपकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा है, आपका नॉलेज भी ज्यादा है। और अगर आप अमेरिका में भी हो, मतलब डू यू एवर फील लाइक, आई फील इट ऑल द टाइम कि यार हम क्या थे, राइट? हम लाहौर में 10 साल पहले खेल रहे थे, 15 साल पहले, आई मीन खाबे कर रहे हैं, और आज इधर हमारे अंडर लाइक एक टीम है 20-25 लोगों की, 50 लोगों की इन योर केस। मैं ओआर एग्जैक्टली में होता हूँ, 2 नर्सेस, 3 टेक्स मेरे, और देर ऑल लिसनिंग टू। तो यू कैन गेट वेरी ह्यूज सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट कि यार, राइट। मतलब ये मुझसे बड़े लोग हैं सारे एज में, यू नो, एंड दे आर राइट ऑल लिसनिंग टू माय ऑर्डर्स, राइट राइट? तो राइट राइट, या या, I think नो that's a big एग्जैक्टली। sense of accomplishment. Allah ka shukr hai. And देखो, now I am an interventional radiologist. I can go back to any part of the country and train anyone. ठीक है, क्योंकि इतने राइट इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ पे। इसी तरह यू कैन गो एंड एस्टैब्लिश योर ओन ट्रॉमा सेंटर, टीच पीपल हाउ टू डू एन इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेनिंग। So that, राइट। I think, coming to US, training in US gives you a lot of avenues, so that even if you want to go back, you can go back to your home country and serve it better eventually. आई एग्री 100% उमर भाई। और इसमें ये है कि इसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये ट्रेनिंग इतनी एक्सीलेंट है यहाँ पे कि मतलब अगर आपको नहीं आता तो आप जो मर्जी हो, देर नॉट लाइक आपको अकॉम्प्लिशमेंट फीलिंग नहीं होती। लेकिन ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट होता है यहाँ पे, और इतनी गाइडेड ट्रेनिंग होती है कि 3 years, आपके केस में 5 years, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जरा एक्सटेंसिव फील्ड है और सुपर 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 स्पेशलिटी फील्ड है। तो मतलब ट्रेनिंग आपकी ऐसी होती है कि यू कैन गो एनीवेयर, और यू कैन, और यही मुझे आपने मेरे माइंड में बात डाली थी उस टाइम, मुझे याद है कि आप आओ अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप करोगे, आप यहाँ पे एटलीस्ट आप रेजिडेंसी के दौरान आपको 100% होता है कि आप दफा एक दफा रेजिडेंसी के अंदर मैच हो जाओ या हो जाओ, अगर आपने, या Hmm. फेलोशिप अगर आपने करनी है तो उसमें आप एक दफा चले जाओ, देन यू आर डन। लाइक दिस इज ट्रू, लाइक राइट नाउ, लाइक आई फील लाइक
goals of my lives are finished, like done. I'm done with my oral boards, I'm done with my like written board, I'm like a board certified emergency, and there's like nothing forward for me and stuff like that. ऐसे ना और बोल मेरे यार, ख्याल दिल में दुखा दिया यार, अभी तो और भी बड़ी मंजिलें देखनी है, अभी तो और बड़े अब काम बस करने हैं। मंजिलें तो यही है उमर भाई आपके कि इसके अलावा मतलब हाँ डॉक्टरी के हाँ अलावा हाँ। मतलब कि हेल्प यस अदर यस। पीपल, गाइड अदर पीपल। हाँ। और इस चक्कर में मैं ये बताना चाहूंगा कि एक चीज जो मैंने मेरे ख्याल में मैंने मिस की थी, जो कि मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस के लिए पता नहीं रेलिवेंट है कि नहीं, और आप मुझे करेक्ट कर देना, कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था ड्यूरिंग रेजिडेंसी। मेरे ख्याल में मुझे इसका आइडिया होना चाहिए था, और जिस क्या कि मैं एज एन अटेंडिंग बनता तो मैं थोड़ा सा मैं बेटर हो जाता। तो ये रेजिडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा है एक चीज के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। मैंने फर्स्ट टाइम जब बुक पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, या मतलब आपने मुझे बताया तो मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है। शुरू से मैं मतलब ये मतलब नहीं था कि मेरे अम्मा पापा बड़े अमीर थे या ये था, शुरू से ही मैं बड़ा ही कंजर्वेटिव था। मतलब मैंने शुरू से बड़ी सेविंग करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब आप पी के आर से डॉलर में शिफ्ट होते हो एकदम से, आप कहते हो ओ माय हम्म। गॉड लाइक ये क्या चक्कर है कि मतलब एक चीज के आप पाकिस्तान में इतने पैसे दे रहे हो, यहाँ पे आपको 100 टाइम्स मोर पैसे देने पड़ रहे हैं उसी चीज के। तो ये मतलब नहीं था कि मैं अमीर था, मैंने शुरू से ही बड़े मतलब मिनिमम पैसों में गुजारा करने की कोशिश की थी। और एज एन अटेंडेंट भी मैं ये नहीं था कि मैं बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल गुजारा रहा था, मैं मिनिमम में ही गुजारा कर रहा था, लेकिन आई वाज स्टिल लिविंग पे चेक टू पे चेक इवन एज एन अटेंडेंट, एंड माय पे वाज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स मोर। और बट आई वाज स्टिल लिविंग पे चेक टू पे चेक, मतलब कभी चलो तो पैसे दे दिए उसके घर वालों को दे दिए, कभी एक रूम्बा खरीद लिया $500 का, ये वो मतलब दिस। और ये मुझे 2 साल बाद पता चला जाके कि दिस वाज नॉट लाइक सो आई probably I can say like lost like $400,000 like just because I Whoa. wasn't, because I was putting money in my savings account. That's what that I thought was investment for me. जब वो saving account में money आपके पास आ जाती है तो you think you have to spend it, so now you are spending it and stuff like that. You are going in these lavish like So how tourism and did you stuff. figure that out? बस मुझे ऐसे ही पता चला था कि जब मार्केट क्रैश हुई तो मुझे स्टॉक्स आइडिया था कि मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना है, मैं थोड़े से ज्वाइन की हुई Mhm. थी। तो फिर वही अगेन उमर भाई अगेन यू गाइडेड मी टू इट लाइक एवरी स्टेप लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग उमर भाई, लाइक फ्रॉम दैट टू लाइक फिर आपने मुझे गाइड किया उसके बारे में। मुझे याद है कि आपने इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में भी गाइड किया था जब इमरजेंसी मेडिसिन में मैच होना था। तो एनीवेज लाइक आपने मुझे बताया कि ये बुक्स पढ़ो, तो मैंने वो बुक पढ़ी पहली रिच डैड पुअर डैड, और मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, इस तरह की भी कोई कॉन्सेप्ट है कि मतलब आई एम लिविंग फॉर द मनी, मनी इज नॉट लाइक यही बात के मतलब Mhm. Mhm. right now like I am working hard to earn money like and then spend it all, बट Mhm. सो यही मुझे आइडिया हुआ कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं यही लोगों को कहूंगा कि और मुझे आइडिया हुआ कि अमेरिकन को पता होता है इन चीजों का, लेकिन काफी अमेरिकन को नहीं भी पता होता, लेकिन काफी लोगों को मैंने बात की तो एवरीवन मोस्टली न्यू ऑल्दो इट्स नॉट टॉट टू देम। लेकिन हमें नहीं पता लाइक होता आईएमजीज। हमें बिल्कुल हाँ। नहीं पता होता उमर भाई, हमें सिखाया नहीं था, हमें शुरू से ही मनी के बारे में यही कहा जाता है कि बस डोंट टॉक अबाउट द मनी, डोंट टॉक अबाउट द हाँ मनी। बिल्कुल लाइक बिल्कुल। जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, जितने पैसे चाहिए, पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड स्टफ लाइक दैट, ऑफ कोर्स यू डोंट मेहनत वांट टू करो और स्पेंड देम। कमाओ। मेहनत करो और मेहनत कमाओ, करो और एग्जैक्टली। कमाओ, पैसे को वो अपना अपने लिए। खर्च कर दो। हाँ। तो पता है क्या, वो आई एम सो ग्लैड दैट यू मेंशन दैट, दैट ऑफ कोर्स इज नॉट रिलेटेड टू रेजिलियंस सीरीज, लेकिन मेरे चैनल पे ना फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज है, और उसामा जो है अब वो सारी गाइडेंस जो है वो उन्हीं से ले रहा है, राइट? इट्स दैट हंड्रेड कंटेंट और परसेंट सुनो। और अभी देखो मतलब इन द लॉन्ग रन, अब आई विल ट्राई टू इंटरव्यू समबडी हु इज 30 years ahead of us। कि इशू ये हुआ कि यार मेरी काफी लोगों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने बताया कि दे आर 65-70 और पे चेक टू पे चेक रह रहे थे, अभी उनके पास पैसे ही कोई नहीं है, सिर्फ घर है, गाड़ी है, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो आपने यस। सारी जिंदगी इतनी मेहनत की, इतना खज्जल खुआरी की, तो कहाँ गया वो पैसा? और वो आप उड़ा देते हो, पता ही नहीं लगता। तो दैट इज वेयर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई एम सो ग्लैड कि आई गॉट into this after like immediately after first year into attending court। मेरे दो बड़े पैशन जो थे ना अटेंडिंग बनने के बाद, एक फिटनेस था और एक फाइनेंस था, और दोनों पे मैंने काफी किया। ये तो बहुत पुराना पैशन था, ये चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल मेक अ लॉट मोर वीडियोस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। अभी भी उसमें 7-8 वीडियोस हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज अ मोर प्रेसिंग इशू। उसके बाद I will try to invest more into this so that people can also learn and benefit from it just the same way I did and Osama did। नो एग्जैक्टली लाइक मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स लाइक कैश इनकम आपकी एक सॉलिड आपका इनकम कैश आता रहना चाहिए मंथली और ये वो, लेकिन उसको आपको संभालना कैसे है, उसको आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, इट्स अ वेरी वेरी लाइक एक्सटेंसिव और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और इट्स एज इक्वल एज योर मेन प्रोफेशन लाइक जो है आपका, क्योंकि अदरवाइज यू लूज इट ऑल लाइक ट्रस्ट Mm-hmm. मी लाइक
और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि खर्च करने वाला बंदा हूँ या कि मैं बहुत लेविश लाइफस्टाइल गुजारता हूँ, लेकिन मेरे से भी नहीं संभाला गया क्योंकि सेविंग अकाउंट में आता था ओके लाइक इफ इट्स goes more than 50K, okay, then now I have to spend it. Like Mhm, you feel mhm. like, oh, you're super rich, but you're not rich in the end because it's all like you spend it all like on like your lavish lifestyle and stuff like that. मुझे बाकी अमेरिका में चीजें ना एक बड़ी खूबसूरत बात एक दोस्त ने कही थी। उसने कहा था, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक इन अमेरिका, इट इज अबाउट हाउ मच यू सेव। right, यू नो, right, लोग इधर मिलियन डॉलर्स कमाते हैं और एंड पे हैंड टू माउथ होते हैं और बैंक्रप्सी फाइल कर लेते हैं, और यहाँ पे लोग हैं जो 70,000 50,000 डॉलर पूरी जिंदगी लगाते हैं और एंड पे वो मिलियनियर होते हैं, बिलियनियर होते हैं और आपको exactly. पता ही नहीं होता। तो अच्छा चलो मूविंग ऑन, Anyways, मतलब उस पे yes. प्लीज आई वुड रिकमेंड एवरीवन के फाइनेंशियल एजुकेशन की जो हमारी वीडियोस है, खास तौर पे जो अटेंडिंग्स हैं, वॉच देम, यू विल लर्न अ लॉट, और आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस, एंड इफ देयर इज अ टॉपिक यू स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट, प्लीज पुट इट इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। उसामा मुझे बोलता रहता है, उमर भाई इसके बारे में बता दें, इसका कर दें, तो आई मेक दैट, और इट्स इंटरेस्टिंग, यू नो, योर रिलेशनशिप्स, योर कन्वर्सेशंस इवॉल्व, ख्वाबों से शुरू हुई थी, स्टेप्स पे गई, फैमिली पे आई, अब फाइनेंसेस पे चल रही हैं, you know, anyhow, तो अब मुझे ये बताओ कि looking back in the past 10 years, what helped you the most in your journey? Umar bhai, one single thing और वो है गाइडेंस। गाइडेंस इज द की। मैं बार बार यही वर्ड बार बार बोली जा रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। और उसकी एग्जांपल ये है कि वफा जो कि मेरी वाइफ है, उसके थोड़ा स्कोर भी मेरे से कम थे, उसके ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी ज़्यादा था, बट शी वाज एबल टू गेट like I think 5 6 emergency medicine interviews, and she was able to get like more medicine interviews into medicine than me because she got that guidance from me. And like from the very beginning, like शुरू से आपने थोड़ा सा दिमाग में डाला यूएसएमएलईज के बारे में, यूएस आने के बारे में, फिर सोसाइटीज के थ्रू मैंने डायरेक्ट उन सीनियर्स को अप्रोच करना शुरू किया जो कि यूएसएमएलई की तरफ ओरिएंटेड थे या जो ऑलरेडी मतलब फाइनल ईयर वगैरह में थे। तो मेरा एक लेवल 5 years अहेड था लोगों से, जो कि मेरी Mm-hmm. दोस्ती लोगों से हुई, आपसे हुई, हसन अजीज भाई से हुई, और ऐसे ऐसे लोगों से हुई जो कि फिर बाद में मतलब उन्होंने अप्लाई मैच करना था उस साल, और जो काफी उनमें से मैच भी हो गए थे। और उन स्टेप्स के बारे में लोग जो स्टेप 1 दे रहे थे उनसे कि स्टेप्स के बारे में पूछना, एग्जाम कैसे होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्या करना होता है, स्टेप 2 स्टेप 3 CS, इंटरव्यूज कैसे देने होते हैं, इंटरव्यू की तैयारी सारी गाइडेंस के थ्रू हुई थी। मतलब आपकी मैंने याद है वेबसाइट पे देखे कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। मतलब सीनियर एक बंदा आपको गाइड कर सकता है, लेकिन यू हैव टू make an effort yourself, like you have to go over the website, you have to go and use जो forum है, forum पे जाके Google वर्ड डालो जो भी आप उस टाइम कर रहे हो। YouTube की uh, वीडियोस देख लो उन टॉपिक्स पे, you YouTube know, की do वीडियोस put in the exactly effort, हाँ। exactly मेरी वाइफ ने so much, she watched so many, I'm there but she didn't just trust me, she watched like thousands of YouTube videos during her time। और उसके इंटरव्यूज इस तरह फिर आप क्या है मतलब कैसे मिस्टेक्स नहीं करनी, रेड फ्लैग्स आपके सीवी में क्या होते हैं, रेड फ्लैग्स आपकी लाइफ में क्या होते हैं जो कि उनको आपने काउंटर करना है इंटरव्यू के दौरान, आप इंटरव्यूज कैसे ज्यादा लेके आने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने एक बात अभी करनी थी, पता नहीं ये इस टॉपिक से रेलिवेंट है कि नहीं है, वो ये कि जो भी आपने जिंदगी में करना है वो आप करो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेडिसिन ही ऑप्शन है। मतलब इफ यू लाइक रेडियोलॉजी, लाइक लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अमेरिका। एवरीथिंग हमारे सामने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, इतने सारे लोग हैं जो कि पता नहीं जो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ पहुंच गए हैं आज, और के रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, न्यूरो इमरजेंसी इमरजेंसी मेडिसिन, मेडिसिन, कोलोरेक्टल सर्जरी, ट्रांसप्लांट सर्जन कोलोरेक्टल हसन से अजीज। एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली। और जो भी आपने करना है आप वो कर सकते हो, राइट गाइडेंस के थ्रू वो आप कर सकते हो, और आपको वही करना चाहिए क्योंकि आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है। 1 2 साल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी जो है बढ़ना मतलब उस सब चीज में गुजारो जो आप पसंद नहीं करते, चीज वही करो जो आप पसंद करते हो। और ऑल्दो इट्स टफ बट यू कैन गेट इनटू इट थ्रू राइट गाइडेंस और राइट सही, अप्रोच, राइट पीपल। You're right. राइट। हाँ, और मतलब आई वुड लाइक टू क्विकली ऐड हियर कि देखो, मुझे बहुत लोग पूछते हैं उमर भाई हम कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाएं, तुमने कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाए थे, मैंने कैसे बनाए थे, यू नो, बी मोर प्रोएक्टिव, टॉक टू पीपल। जो बेस्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलती है वो आपका मेडिकल स्कूल है। आपके अपने सीनियर्स, आपके अपने जूनियर्स, आपके अपने क्लासमेट्स, आपको नहीं पता आपसे पहले कौन सेट हो जाएगा, और आपको ये नहीं पता कि आप जिससे बात कर रहे हो वो किसे जानता है।
राइट राइट तो आपको सीनियर आपको किसी या जूनियर आपके किसी सीनियर से आपको दे कैन गेट इन टच तो रीच आउट टू पीपल बी मोर एक्टिव इन लाइफ इन जनरल जब आप मेडिकल स्कूल में हो डोंट बी अ किताबी कीड़ा बुक फॉर्म जिसको कुछ नहीं है असल ये नहीं है ना ही मेरे को स्टेप्स में स्कोर अच्छे थे असल ये नहीं है कि आप कितने बड़े स्कोर्स लेके आगे जा सकते हो असल ये कि आपको गाइडेंस कितनी अच्छी है आपके पास नेटवर्किंग कितनी है और वो जो नेटवर्किंग है आप उसको किस तरह लेवरेज करते हो टू सीक द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज यू वांट इन लाइफ राइट आई एग्री 100%। और कॉन्टैक्ट से यही ठीक है पहले जमाने में तो इतना मुश्किल होता था कि मतलब अब तो हमारे पास फेसबुक भी है यूट्यूब भी है और मतलब पीपल वांट्स टू हेल्प बिकॉज जब वो देखते हैं कि बाकी दूसरे लोग हेल्प कर रहे हैं तो दे वांट टू हेल्प एज वेल और अप्रोच करो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अप्रोचिंग पीपल लाइक you they might not reply for day one they might like forget like you texted them so they text them again like in a week or 2 weeks don't be annoying but like just like text them and then ask generic questions don't like hey just get me an interview in your program and stuff like that that's very important like ask like how can I improve my CV how can I improve my credentials और फिर उनसे बात करो उनसे आप पूछे कि आप कब फ्री हो मतलब अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनसे जाके मिलो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने मतलब शुरू से हमेशा किया था जब भी कोई सीनियर आता था तो जाके मैं उनसे मिलता था जाके उनके या तो उनको कहता था कि या रीडिंग रूम में अगर एक मैंने एक और चीज देखी थी उमर भाई कि जो रीडिंग रूम में हम नॉर्मली गाइडेंस लेते हैं वो लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और जो ऑलरेडी वो लोग बड़े आपको डिस्करेज करते हैं तो हाँ इसलिए ये थोड़ा मैंने सा पिछली होता है वीडियो में भी कहा बिल्कुल यू अच्छा नो व्हाई इज चलें दैट ये टॉपिक ऑफ कोर्स लाइक हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से बताता है जो हाँ बंदा देयर इज अ सैम्पलिंग बायस ना देयर इज अ सिलेक्शन बायस एग्जैक्टली या राइट वही बंदा बैठा है जो अभी तक अमेरिका गया नहीं या वो राइट बैठा होता है जो कि होके नाकाम होके वापस आया अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा अपनी लाइफ में खुद दिल बर्दाश्त है तो वो आपको सक्सेस स्टोरीज तो वही हैं जो बंदे अमेरिका में बैठे हैं और उनसे रीच आउट टू देम राइट अदरवाइज आपको तो गाइडेंस मिलने ही नहीं वाली आप उन्हीं लोगों से तो सैम्पलिंग बायस की वजह से यू गेट द मिस गाइडेंस और वो वही आउटकम होती है जो उनकी होती है राइट और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है सही सही तो मूविंग ऑन मुझे ये बताओ व्हाट हिंडर्ड द मोस्ट इन योर जर्नी अगर कोई चीज थी ऐसी शुरू से यही था कि एक माइंडसेट चेंज करना है कि मतलब आपने पहले आपने सोचा हुआ था कि आपने एक पाकिस्तान में रहना है वो फिर उसके बाद के नाम की वजह से थोड़ा सा मुझे था कि नेम की वजह से पब्लिक स्पीकिंग जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें बात वही आ जाती है कि प्रिपरेशन गाइडेंस और प्रिपेयर चीज़ को करो मतलब एक टॉपिक जो है उसको आप उसके हर एस्पेक्ट्स को टच करके देखो कि मतलब अगर इस तरह हो तो आपने क्या आंसर करना है इस तरह हो तो आपने इसका क्या आंसर करना है और उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक राइट नाउ लाइक माय वाइफ इज वांटेड टू रेजिडेंसी तो फिर बच्चे को संभालना सारा लाइक क्योंकि उसने स्टेप 1 की तैयारी करनी है और उसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो पोस्टपोन कर दो किड आई एम सेइंग किड्स आर ब्लेसिंग ये तो है लेकिन ऑफ कोर्स दे कैन हिंडर यू लिटिल बिट लाइक इन योर सही प्रोग्रेस एंड स्टफ लाइक दैट or but of at the same course time they're like your biggest source of inspiration and happiness at the same time right जब आप exactly बोल हाँ 100% सही exactly no of course एक दफा हो जाए तो फिर फिर उससे बड़ी biggest कोई source खुशी नहीं होती राइट exactly yeah तो here I would like to add कि देखो if you don't mind with all due respect these limitations were in your own head right इन्होंने हिंडर तुम्हें किसी तरह नहीं किया right your public speaking fears your name issues yeah there was something real that happened because of all these मैं यही बताना right चाह रहा हूँ कि रेजिलियंस सीरीज यही है कि जो आपके जहन में कुछ तो बाकी फेलियर स्ट्रगल्स हैं कुछ है कि आपके अपने जहन में होती हैं अपने फियर्स यू हैव टू ओवरकम दोस योर ओन पर्सनल फियर्स जब तक आपके अंदर अपना पुख्ता यकीन नहीं होगा ना कि आई कैन डू इट यू कैंट right yes and you can always do it if you have like that's the important thing you can always do it अगर आप अपनी like अपनी प्रॉपर रिसर्च करके जाओ और प्रॉपर मतलब चीजें करके देखो और बाकी लोगों से पूछो वगैरह सही अच्छा सही मूविंग ऑन मुझे ये बताओ अब क्विकली तुम्हारे स्कोर्स कितने थे स्टेप्स में 249 और 264 तो योर स्कोर्स डिड नॉट हिंडर यू इन एनी वे राइट इफ एनीथिंग दे हेल्प यू थोड़ा सा था मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था शुरू में मतलब कि जाने दे यार मेरे स्कोर 249 264 के साथ नहीं उमर भाई सीन ये था कि शुरू में मेरे स्कोर बड़े कम आ रहे थे और प्रोफेशनल ब्रेक्स बड़ी आ जाती थी क्योंकि अच्छा तैयारी करते हुए सही है तैयारी करते हुए लाइक प्रोफेशनल एग्जाम्स आगे बीच में फिर सोसाइटीज मैंने कुछ 6 सोसाइटीज ज्वाइन की हुई थी हर किसी के अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं 2 के मैं प्रेसिडेंट था बाकी 2 फ्रेंड्स प्रेसिडेंट थे मतलब 4 सोसाइटीज में हम 4 बंदे थे तो उसकी वजह से
मतलब मुझे काफ़ी मतलब सेटबैक होता था, क्योंकि मेरा एक दफ़ा स्कोर 240, फिर आपने 2-3 मंथ्स ब्रेक ले ली, उसके बाद फिर आपका हम्म, 210, 212 स्कोर आ गया, फिर फिर आपने सारा रिवाइज करो। दोबारा से शुरू करना। उसके लिए मैं फिर यही कहूँगा कि प्रिज़र्वेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर आप एग्ज़ाम तब भी लो जब आप मतलब एक दफ़ा आपको पता हो कि आपने 4-5 महीने आपने हिलना नहीं है अपनी जगह से। हम्म, और उसकी वजह से मैंने प्लान शुरू में यही था कि मैंने 3rd ईयर में ही एग्ज़ाम देना है, सीनियर्स को अपना थोड़ा-सा देख वगैरह के। लेकिन 3rd ईयर से मेरा 4th ईयर में हुआ पोस्टपोन, फिर 4th ईयर से फाइनल ईयर में पोस्टपोन हुआ, फाइनल ईयर से। और उसकी वजह से मैं काफ़ी फेड अप भी हो गया था, काफ़ी एग्ज़ॉस्ट भी हो गया था कि मैं बर्नआउट भी काफ़ी हो गया था कि मैं ये क्या पढ़ी जा रहा हूँ एक ही चीज़ बार-बार। और लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि उसके लिए कि जो मुझे बाद में पता चला कि आप पढ़ो, लेकिन आप अपना गोल तभी रखो जब अपने एग्ज़ाम देना, जब आपको पता है कि आप 3-4 महीने बैठ के आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। और आप एक गो में, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें आपने ब्रेक लाइक अ लॉन्ग ब्रेक इज़ अ किलर, मतलब। और हम्म, आपको इसको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है, मतलब। और ये बात आपने भी मुझे बताई थी कि बस जब भी मैं आपके बारे में इलेक्टिव उनके बारे में पूछता था, आप कहते थे, "जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम्स एंड व्हेन हाँ यू आर वो डन नंबर विद द वन चीज है ना। एग्ज़ाम्स।" हाँ, एग्ज़ैक्टली, लाइक क्योंकि आपने स्क्रीनिंग पास करनी है। अगर आप क्योंकि यहाँ पे आके आपको इम्प्रेस करना लाइक इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं तो आपका इंप्रेशन लेवल थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाता है ऑटोमैटिकली। सही। तो फिर यही था कि जब तक मेरे स्कोर्स इम्प्रूव नहीं हुए थे, मैं तकरीबन बार-बार पढ़ता रहा था कि ऑनलाइन यू वर्ल्ड, फिर मैंने दूसरे यू वर्ल्ड्स दूसरे क्यूबेक्स वगैरह उठा लिए थे, जब तक मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ। और मेरा सही। यही फिर मुझे बात का पता चला था, जो मैंने फर्स्ट स्टेप 1 में लर्न किया था कि परसिस्टेंट और लाइक एक फोकस्ड स्टडी बहुत ज़रूरी है। और वो फिर मैंने अप्लाई की थी अपने स्टेप 2 में, और मैंने 4 महीने बस फिर पढ़ा था चुप करके, और मैंने कोई काम नहीं किया था। और इस वजह से मेरा स्कोर इतना बेहतर आया था। स्टेप 1 में मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा 249 स्कोर आ गया था, क्योंकि मेरा प्रोजेक्टेड स्कोर 230s में आ रहा था। हम्म, तो लेकिन सही। अगेन उसकी अ, जो प्लानिंग वगैरह थी, लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह से, ये वो हर चीज़ मेरी एक रिटर्न थी कि मैंने इतनी मिनट की ब्रेक लेनी है, इतना हर मिनट हर ब्लॉक के बाद ब्रेक लेनी है। लोगों से एक्सपीरियंस पूछ के कि उनको जिनके बुरे स्कोर आते थे, ये ना ये कि जिनके अच्छे स्कोर आए हैं, उनसे पूछो। जिनके बुरे स्कोर आए हैं, उनसे भी पूछो कि उन्होंने कैसे तैयारी की है, ताकि वो चीज़ आप ना करो और उससे डिफरेंट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सही। कि ता क्योंकि एग्ज़ाम इस कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में। आपने मतलब एग्ज़ाम में के दिन आप जाओ, आपकी कुछ लोग आई थिंक लाइक इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड टेस्ट टेकर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो हम्म, उसमें आपने यू एंड आई एम अपने लाइक दैट। नहीं, 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 यू आर अमेजिंग, लाइक आप तो छोड़ दें, आप तो रहने देना, आप तो यार 10,000 मेरे काम कर स्कोर्स रहे थे नहीं अच्छे बीच है में। ना। लेकिन आप 10,000 काम भी तो बीच में कर रहे थे ना आप, हाँ यू मतलब राइट। ये मतलब दस तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मतलब आप करो, लेकिन आप फ़ोकस्ड, जब आप एक चीज़ कर रहे हो तो आप उसपे फ़ोकस हो, उसकी गाइडेंस लो आप 100%, उसके लिए आप सर्च करो ऑनलाइन, और वो आप एक चीज़ दो। तो स्टेप 1 मेरे ख़्याल में था, मेरे लिए एक हिंड्रेंस थी। उसके बाद हर बार जब भी मैं इंटरव्यू के लिए आता था इधर अमेरिका, मुझे हमेशा वो सेकेंडरी स्क्रीनिंग में डाल देते थे, 3-3 भाईजान 4-4 मैं यार घंटे। 12 साल आता रहा हूँ, ठीक है। मुझे हर दफा डाला है जब तक मैं सिटीजन नहीं बना। जब तक मैं हुँ। सिटीजन नहीं बना तब तक मुझे हर साल 6 महीने बाद आऊं या 2 महीने बाद, मेरा हमेशा हुआ। एंड यू वुड थिंक इट्स बिकॉज ऑफ योर नेम। मैं क्या मुल्ला उमर बैठा हूं उधर, नहीं, नहीं, राइट। एग्ज़ैक्टली नहीं, उनके पास मेरी हर रिकॉर्ड चीज़ है, हर चीज़ है, लेकिन मेरी 2 दफ़ा फ्लाइट्स अबू धाबी से मिस हुई है, और 2 दफ़ा हुआ है, और मुझे पता था कि अगली दफ़ा मैं जाऊँगा, मेरे साथ फिर वही चीज़ होनी है। तो सही। लेकिन बस ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सारे साथ रखे हुए थे। तो मुझे पता था कि मेरे साथ होना है, पूरा हो रहा है। मुझे ये था, बड़ा फ़ियर था कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो फिर मेरा नाम की वज़ह से मुझे लोग बड़ा जज करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ इतना। बस आई थिंक एक वेरी उनका एक नाइस। होता है उनके लिए स्क्रीनिंग एक है, एक क्राइटेरिया है कि बस आप उन्हें डालना है आपको स्क्रीनिंग पे, यार वो उसका डाल नाम देते से हैं। नहीं, मेरा एक दोस्त है इमिग्रेशन ऑफिसर है, मैंने उससे पूछा था क्या तमाशा है ये हम लोग। वो नहीं होता, वो नाम का इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना ये है कि मुस्लिम 20s 30s में आप एक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस ईरान, इन जगहों से कोई भी आता है ना, उन सबको करते हैं। और वो सबको करते हैं। एग्ज़ैक्टली, और लेकिन लड़कियों जो को नहीं मर्ज़ी वो करते बस। करते हैं। हाँ लड़कियों लड़कियों को को नहीं भी करते। करते हैं, मेरी वाइफ़ को भी उन्होंने हमेशा किया है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि दे आर नॉट देयर टू लाइक गो अगेंस्ट यू कि तुम वापस जाओ, ये वो, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब बेसिकली, एंड दे जस्ट टू हैव टू मेक डू श्योर देयर कि यू जॉब। आर नॉट अ टेररिस्ट और एनीथिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एंड दे हैव टू डू देयर जॉब। ये आपने हमेशा माइंड में रखना है, और आपने उनके लिए उनकी जॉब इजी करनी है, आपका ये मकसद है कि वो जो चीज़ माँग रहे हैं आप उनको दो, आपके पास हर चीज़ हो।
और यही आप सोच के अगर आप की चीज़ करो कि आपने उनकी काम आसान करना है, आपने उनकी जॉब इजी करनी है, हाँ, तो फिर ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प सही, करती है ड्यूरिंग सही। हर तो चीज़। मूव ऑन, मुझे ये बताओ भाई कि रेजिडेंसी किस वीज़े पे की थी? मैंने अपने H1 पे। H1 पे। ग्रीन कार्ड कितने अरसे बाद मिला रेजिडेंसी के? ग्रीन कार्ड भी एक स्टोरी है। तो खैर ग्रीन कार्ड मुझे मिल गया था 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल बाद, और लेकिन H1 पे जॉब की हाँ, थी? H1 पे जॉब की थी। ठीक है। और उन्होंने हुँ, प्रोग्राम एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया था? प्रोग्राम ने एम्प्लॉयर स्पॉन्सर किया था एग्ज़ैक्टली, लेकिन उसमें भी यही था कि उनकी ये कोशिश थी कि पूरी के वो आपको डिले करते हैं ताकि अपन के पास एज़ लॉन्ग ज़्यादा अरसा रहो। पॉसिबल एक हाँ। एक काम करो। लेकिन फिर उसमें यही था कि मैं अपने सारे लोगों से, जो भी लोग ग्रीन कार्ड उस टाइम अप्लाई कर रहे थे, मैं उनसे इन टच में था कि क्या तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है? अच्छा अब आ गया आपका? फिर मैं लॉयर को ईमेलें करना शुरू कर देता था कि भाई उनका आ गया, मेरा अभी तक क्यों नहीं आया? प्लीज़ फ़ॉलो अप करो। तो पता चलता सही। था कि उन्होंने अभी तक फाइल ही नहीं किया हुआ। तो एक नया हुँ। स्टेप पता चलता था। फिर वो उनको आप पीछे पड़ के अपने चेयरमैन को और बॉस को ईमेलें करवा के आप वो स्टेप करवाते थे उनसे। मुझे पता है अभी भी लोग जिन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया था अभी तक फँसे हुए हैं बेचारे ग्रीन कार्ड में, क्योंकि उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना की हुँ। वजह से सारा वो बंद लोग हो गया कोरोना की वजह से, अभी तक शुरू नहीं एग्ज़ैक्टली। हुआ। हाँ। मेरा अच्छा, तो 1 वीक पहले आया था। जी, मेरा कोरोना से, 1 वीक अच्छा। पहले कोरोना से 1 वीक पहले आया था। बस अल्लाह ताला वाह! की किस्मत है बस अल्हम्दुलिल्लाह बस के चलो, वेरी नाइस यार। साथ-साथ। हुँ। तो H1 वीज़ा रेज़िडेंसी के लिए कैसे मिला? स्टेप 3 पहले दे दिया था? स्टेप 3 पहले मैंने दे दिया था, तो उसमें यही था कि एक वो था कि शुरू में ही कि सारा मेरा था कि स्टेप 3 मैंने स्टेप 2 सीके जो है मैंने 3 से 4 महीने में देना है और उसकी सीएस के लिए फ़ौरन बाद जाना है और उसके बाद स्टेप 3 देना है। तो सारा एक टाइमलाइन मेरा फिक्स था और ज़रा-सी भी उससे चीज़ कोई डेविएट होती थी तो स्टार्ट वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड टू लाइक रीच अदर पीपल टू हेल्प मी इन दैट सही। सेंस। मेरे तो हियर वीज़ा सारे हुँ, सॉरी हुँ, गो अहेड, गो अहेड। अ, वीज़ा मेरे अप्रूव हो जाते थे, लेकिन उसके बाद मेरे वो सारे फँस जाते थे कि मतलब कि मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक दफ़ा जब मैं रेज़िडेंसी के लिए जब मैंने आना था, तब सारे कैंसलेशन हो रही थी, यो डिलेज़ हो रहे थे और उसके बाद जब मैंने अमेरिका से जब भी मैं वेकेशंस पे गया हूँ अपनी रेज़िडेंसी के दौरान मेरे हमेशा वीज़ा फँस जाता था पाकिस्तान में या फिर मेरे कोई इस तरह का चक्कर हो जाता था। तो उसमें यही होता है कि सीनियर्स जो भी थे यहाँ पे अपना एक थोड़े से अपना में काफ़ी लोग स्ट्रॉन्ग हैं जिनकी सेनेटर्स वगैरह से मेरे ख्याल में दोस्ती वगैरह है, वो भी हेल्प करते हैं आपको। तो उनको अप्रोच करना डेली मैं 2 1-2 दिन बाद उनको सॉरी हर 1-2 दिन बाद एम्बेसी को ईमेल करता था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने लोगों को जाके सर्व करना है और उनको जाके हेल्प करनी है। तो मेरे वेरी नाइस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग से वीज़ा निकालो, ये करो, वो करो। कोरोना के दौरान मैं पाकिस्तान फँस गया था, तो वफ़ा की रेज़िडेंसी स्टार्ट होनी थी। तो हुँ। उस टाइम हम नेशनल भी नहीं थे, सिर्फ़ ग्रीन कार्ड होल्डर थे। तो उधर मैं तकरीबन 2 महीने फँसा रहा था, तो वफ़ा की रेज़िडेंसी शुक्र है काफ़ी लीनिएंट है, लेकिन उसकी रेज़िडेंसी स्टार्ट हुई हुई थी पीछे से। तो वो कहते बस आओ वापस बस वापस आओ। तो उस सिलसिले में फिर मैंने एम्बेसी को तकरीबन हर 2 दिन बाद उनको ईमेलें करनी, फ़ोन करना, यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट को ईमेलें करनी कि मेरी वाइ हमने दोनों डॉक्टर हैं, हमें आके लोगों को कोरोना में सर्व करना है और ये करना है, वो करना है। फिर हमें हमें स्पेशल जो अमेरिकन लोगों को इवैक्यूएट वो कर रहे थे पाकिस्तान में जो फँसे हुए थे, जो स्पेशल यूएस एम्बेसी फ्लाइट थी, उन्होंने हुँ, हमें उसमें हुँ। जगह दी, जबकि कोई उसमें ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं था। सिर्फ़ हम अपनी सिटीज़न्स वगैरह को निकाल रहे थे वो उस टाइम। सही। और बस पर्सिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है उमर भाई, मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी हैं कि आपने जो भी करना है आप बस आप पर्सिस्टेंस रहो, उनको आप शो करो कि आप डेडिकेटेड हो। आप एग्ज़ाम है आप उसमें पर्सिस्टेंस रहो, अपने स्कोर्स के लिए कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर्स। सीएस में जो भी आपने करना है कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मतलब शोइंग इट टू अदर पीपल, कीप ईमेलिंग पीपल। स्टेप्स है जब आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, कीप कॉलिंग प्रोग्राम्स लाइक एनोइंग लेवल तक नहीं, लेकिन हर 1-2 हफ्ते तक हे लाइक जस्ट चेकिंग ऑन माय स्टेटस। मुझे अभी भी याद है ये जो अरसलान बेग और ये हसन जाफरी और ये जो 4-5 लोग थे, एक घर में रहते थे, उनको इंटरव्यू इस टाइम नहीं आ रहे थे और दे हैड अ ह्यूज लिस्ट ऑफ इंटरव्यूज लाइक जो उन्होंने इंटरव्यू प्रोग्राम्स अप्लाई किया हुआ था और डेली वो 30-30 40-40 प्रोग्रामों को रिंग करते थे हुँ। और लोग विद लो स्कोर्स एंडेड अप विद 30 इंटरव्यूज 25 इंटरव्यू। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद आ गए थे क्योंकि मैंने पहले इनको अप्रोच किया हुआ था। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो आप यू कैन ऑलवेज कॉल देम लेटर रीच के आउट मतलब टू कीप देम, हाँ। कॉलिंग। मुझे याद है कि मैं विजिट कर रहा था और हसन जाफरी को बाथरूम में कॉल आई हुई थी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की। वो कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन तुम्हें मैं नहीं इंटरव्यू दिलवा सका। उसने कहा नो वरीज, थैंक यू पैट्रिक, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच। और उसको हाँ। बाद में कॉल आ गई
इस तरह, और क्योंकि हाँ आप वही है ना, you वो have to be रिलेशनशिप्स हैं यार, आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से, रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर से बना लेते हो, दे वांट टू हेल्प यू, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। एग्जैक्टली। और उनके आप लिस्ट में आ जाते हो कि ये बंदा, अगर मैं इसको भी कॉल करूंगा, क्योंकि आपको तो 24 आवर नोटिस चाहिए, आप इन दी एंड यू विल हाँ स्पेंड $500-600 टू कैच अ फ्लाइट एंड गो देयर एंड स्टफ मुझे लाइक भी ऐसे ही दैट। था। मुझे यार कैंसर का इंटरव्यू आया था कि यू नो आई नो यू आर रियली इंटरेस्टेड, यू हैव ईमेल्ड अस, यू हैव कॉल्ड अस, डू यू थिंक यू कैन कम हियर बाय टुमारो मॉर्निंग। मैंने देखा, मैंने कहा यार 4 बजे हैं शाम के। मैंने उसके बाद $900 की सीट ली थी सैन फ्रांसिस्को टू अर्कांसा में, चले गया। इट वाज वर्थ इट यार। या अब इन द लॉन्ग एग्जैक्टली। नाउ इट डजंट इवन मैटर कि उस वक्त मुझे फील हुआ था यार 900,000 की टिकट लगी, लेकिन इट डजंट मैटर इन आप द लॉन्ग रन। इट अच्छा डजंट। चलो, तो मुझे ये बताओ, मूविंग ऑन, अब ये जो यार सारा प्रोसेस है, यू नो रेजिडेंसी अप्लाई करना, स्टेप्स की फीसें, मतलब आई थिंक इट टेक्स एनीवेयर बिटवीन $5,000 to $10,000 मैच अप्लाई करना, और अगर आप अनमैच चाहते हो एडिशनल $5,000 पर ईयर। तो डिड यू हैव एनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस दैट रिस्ट्रिक्टेड यू इन एनी वे इनिशियली? उमा भाई, फाइनेंशियली इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, और मेरे ख्याल में काफी लोगों को होती है रिस्ट्रिक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका सिलसिले में काफी बेहतर था कि मैंने अबू ने कहा था। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप अमेरिका आते हो, आपको एक फील होता है कि आप यूर अ फाइनेंशियल बर्डन हो, और जितने भी आप, अनलेस आप एक बहुत ही अमीर माँ बाप के बच्चे ना हो, जो मर्जी हो, सारों को फील होता है कि अगर आप फाइनेंशियल बर्डन हो आप एक अपनी फैमिली के लिए। और वो काफ़ी था, शुरू से गिल्ट था कि मतलब इतने पैसे लगा रहे हो, व्हाट इफ यू स्टे अनमैच, बाकी सारे पैसे अब कहाँ जाओगे, अब ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। तो वो मुझे शुरू से फील होता था काफ़ी ज़्यादा। तो इस सिलसिले में मैंने यही होता था कि मैंने बुकिंग काफ़ी अर्ली करवा ली होती थी पहले से ही। मैं रहा हमेशा, मतलब मुझे याद है हम डेट्रॉइट में रहते थे, और एक स्टूडियो अपार्टमेंट में 9-9 बंदे, 10-10 बंदे घुसे होते थे। और मेरे ख्याल में $400 हमेशा मैंने मिनिमम मतलब खर्चा करने की कोशिश की है, ताकि मतलब एक फाइनेंशियल बर्डन ना हो। उसमें यही होता है कि आप क्योंकि यू डोंट वांना बी कि आप लोग अपने माँ-बाप से कितने पैसे आप माँगोगे इन द एंड। तो आप उसकी भी अगेन आप मतलब कॉन्टैक्ट्स और आप प्लानिंग करके जाओ आप पहले से। और थोड़ा-सा हुआ था मसला शुरू में कि मतलब पैसे एक मतलब दफ़ा नहीं आए थे 1-2 दफ़ा। तो बस ये है कि फिर आपके लोग हेल्प करने वाले काफ़ी होते हैं वहाँ पे, तो सही, उन्होंने हेल्प की। तो सही। और थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट स्पेश यार। नो वरीज़, नो वरीज़। सही। हाँ, यू वर गोना से समथिंग, स्पेशली समथिंग। मैं ये यही कह रहा हूँ कि बस आप प्लानिंग करो अपने दोस्तों के साथ, और फ्रेंडशिप्स अभी दे गो अ लॉन्ग वे। और जहाँ पे भी आप मतलब आप इफ यू ऑलवेज लिव टुगेदर, इट्स ऑलवेज बेटर मेरे ख्याल में। लेकिन अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया हमारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सीएस खत्म हो गया है, और इंटरव्यू सारे जूम पे हो गए हैं। तो इट्स लिटिल बिट इजियर ऑफ कोर्स। लाइक आपने अब यू वर्ल्ड खरीदना है, पैसे तो आपके लगने ही लगने हैं स्टेप 1 पे, हाँ, फीसों पे। यस एंड नो, क्योंकि देखो पता है क्या, आई एग्री, पहले से शायद फाइनेंसेस कम है रिलेटिवली, क्योंकि सीएस माइनस है। लेकिन एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी बहुत है ना, तेरे मेरे जैसे हर बंदा नहीं है, कुछ बंदे बहुत कम पैसे हैं कि कुछ लोगों के पास, कुछ लोग $1,000 नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनकी भी एग्जैक्टली। सिचुएशन। तो उस पर भी मैंने कल भी कहा था कि मेरी कैनकाना और अपने वालों से बात हुई है, उन वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, होपफुली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे टाइम मिलेगा, आई विल डू अ वीडियो विद देम एज वेल। देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स दैट आई कैन पुट इन ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो वेरी सुन होपफुली। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब तुम आए थे, डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स स्विचिंग टू द अमेरिकन एक्सेंट? इन लोगों का सुनने के लिए समझ आ जाती थी? डिड यू हैव एनी ट्रबल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कॉमन लैंग्वेज? हाउ वर योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोरहैंड? राइट, राइट, राइट। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली लाइक देयर इज लाइक सो मेनी पीपल हु वांट टू हेल्प। लाइक कमकाना स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है, अपना स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है। कुछ सिर्फ उनके लिए होती हैं जो कि अंडर मतलब प्रिविलेज पीपल हैं, और कुछ उनके लिए होते हैं जो ओवर अचीवर्स होते हैं, और ये वो। 99 स्टेप्स में और स्कोर्स अच्छे हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली लेकिन मेरे ख्याल में अब सारी अंडर अचीवर्स के लिए, मेरे ज़माने में थी ओवर अचीवर्स के लिए, जिसके लिए नहीं, मैंने अभी भी अप्लाई हैं किया यार, था। अभी भी हैं। अच्छा, इफ यू स्कोर अच्छा, वेरी गुड अच्छा। तो हाँ, दे गिव यू। हाँ। मैंने अप्लाई किया था ओवर अचीवर के लिए, जो कि मुझे नहीं मिल सकी थी, जिसके लिए मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ था उस टाइम, और आई यूज्ड टू हेट एवरीवन, क्योंकि मुझे लगा था कि कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे मिली हैं जो कि स्कॉलरशिप ये वो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन दैट सेंस अगेन यू नीड टू बी। मैंने थोड़ा लेट अप्लाई किया था, काफ़ी लेट अप्लाई किया था, कि आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती हैं। लोग लोग हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं काफ़ी लोगों की, और काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स इन 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 रिगार्ड मतलब, और काफ़ी ग्रेट कॉज है ये इस हम्म। सिलसिले में। तो दे वांट टू हेल्प, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये है ऐसा चीज़, ऑप्शन है लोगों के पास।
आई एग्री, मैंने भी ना अप्लाई किया था, खासतौर पे मैंने रिसर्च एक्सीलेंस के लिए किया था। लेकिन यार तेरा मेरा सिचुएशन पता है क्या डिफरेंट है, जो मेरे ये जानते हैं, मैं कॉन्टेक्ट्स में, दे आर माय फ्रेंड्स राइट, लाइक आई टॉक टू देम, थोड़ा एज में बड़े हैं मुझसे, लेकिन आई टॉक टू देम। वो ये कि यार आर्मी का जज करना मुश्किल है। वो कहते हैं यार ये बंदे देखो, इनके पेरेंट्स आर्मी में कर्नल हैं, यू नो मेजर हैं, यू नो, तो ये कैसे कह सकते हैं, आर्मी वालों को तो प्लॉट्स थोड़े मिलते हैं, प्रॉपर्टी में, ये कैसे कह सकते हैं जी हमारे पास। एंड देयर आर ऑलवेज, टू बी इंटायरली ऑनेस्ट, देयर आर ऑलवेज मोर पीपल जो उनसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। तो राइट एक्सीलेंस भी दे आर ऑलवेज लुकिंग, until or unless you have something extremely brilliant or you are certain degree of deserving, ठीक है, फाइनेंशियली कि आप अमेरिका ही नहीं पहुंच सकोगे, तो दे डू दैट। और आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट, और वी विल डू अनदर वीडियो होपफुली ऑन दैट। तो इंग्लिश का, कमिंग बैक टू दैट, इफ यू वांट यस टू आंसर दैट। सो हाँ, यस सो एग्जैक्टली लाइक आप जितना मर्जी अंग्रेज के बच्चे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा हमेशा मुश्किल होती है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का भी मसला था शुरू से ही, और मैं बहुत शाय पर्सन हूँ इन दी एंड। थोड़ा सा मतलब दोस्ती एक दफा हो जाए फिर मैं थोड़ा सा बोलना शुरू कर देता हूँ, लेकिन शुरू से मुझे था ये इशू के मतलब आई वाज लिटिल बिट शाय पर्सन, और एक्सेंट वगैरह, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये मसला काफी लोगों को होता है। तो जब मैं आया था डेट्रॉइट में, शुक्र है मेरे साथ काफी सारे देसी थे, तो सीएस की तैयारी ने थोड़ा सा काफी हेल्प किया था इस सिलसिले में कि यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर से पूछ रहा है तो फिर यू लाइक ओह ओके हाउ डू आई आंसर दैट। और उसमें यही था कि मुझे काफी टाइम लगा था थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, और मी कंफर्टेबल कि मेरा एक्सेंट वगैरह लोगों को समझ आ जाए। और लेकिन बस यही कि प्रैक्टिस, और हमने ये उधर डिट्रॉइट में मोट रखा हुआ था कि ओनली स्पीकिंग, वी आर ओनली सपोज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश विद ईच अदर, अच्छा, और वी आर ओनली कम्युनिकेट विद इंग्लिश। जो कि मतलब आप महीने में काफी आप फिर सीख वगैरह लेते हो। और इस सही। चीज़ ने मुझे काफी हेल्प किया था, क्योंकि सीएस में थोड़े से आप मैनर्स वगैरह सीख लेते हो, थोड़ा सा एटिकेट्स वगैरह सीख लेते हो। और फिर मैंने सीखे भी फ्रेश दिया हुआ था, और उसके बाद मैंने फिर जाके जब इलेक्टिव किया तो मुझे हर चीज़ दिमाग में फ्रेश वगैरह थी, और हर चीज़ मेरी ये थी। वो कहते हैं ये बच्चा कहाँ से आ गया है भाई, कि मतलब सारा कुछ। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक इंग्लिश अभी भी थोड़ा सा मुझे मसला होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट योर मदर लैंग्वेज। तो अच्छा, यू नो हाउ यू ओवरकम दैट, मेरे लिए सबसे बड़ी पता है क्या होता है, अगर मुझे कोई भी कहे सॉरी आई डिडंट गेट यू, या यू, मैं कहता हूँ ओह आई एम सॉरी आई हैव एन एक्सेंट, इंग्लिश इज माय सिक्स्थ लैंग्वेज, फिफ्थ लैंग्वेज, कुछ भी जो दिल करे नंबर बना दो। ये उर्दू भी आती है, एग्जैक्टली पंजाबी भी आती है, अरबी भी पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत पश्तो भी मैं समझ लेता हूँ, यू नो। तो आई लाइक इंग्लिश को पांचवें छठे नंबर पे लगा दो, लोग कहते हैं यू नो फाइव लैंग्वेजेस। वो जो पहले इंग्लिश का बन रहा होता था ना, समझ नहीं है वो यू नो फाइव लैंग्वेजेस, हाँ यार सॉरी, सही तरह कोई भी नहीं आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी सारी आती। तो दैट्स हाउ यू ओवरकम योर ओन, यू नो, इनर वीकनेस। परेशानी। हाँ, वही बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। अब मुझे ये क्विकली बताओ कि देखो, लोग फाइनेंसेस में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं यार, और सबसे ज्यादा मेरी जो रेजिलियंस सीरीज के अलावा वीडियोस चली है ना, वो ये है कि पैसे कितने बना लेते हो। तो इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग कि तुम्हारी स्पेशलिटी में मिनिमम और मैक्सिमम नेशन वाइड जो है सैलरी रेंज क्या है, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इट। यस सो ये क्वेश्चन तो अटेंडेंट्स के लिए ही होगा मेरे ख्याल में। सप्लाई एंड डिमांड इज द आंसर, और इट्स ट्रू फॉर एनी मार्केटिंग थिंग, लाइक सप्लाई एंड डिमांड। लाइक जिधर जितनी डिमांड होगी उतनी ज्यादा उनको आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो saying that, like New York City is the worst. So there's like most metropolitan like California and stuff like that. New York doing is the worst. I think here like the salary starts from median is like 350, starts from 250 to around like 400 500 depending upon where you work and how many shifts you are doing, stuff like that. तो न्यूयॉर्क मेरा कोई कनेक्शन नहीं है अमेरिका में, लेकिन क्योंकि माय वाइफ हैज हायर चांस ऑफ मैचिंग इन न्यूयॉर्क, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टे इन न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम्स भी ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है थोड़ा सा। और तो न्यूयॉर्क सिटी में अराउंड तकरीबन 280 to 300 आ जाता है सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और क्या कहते हैं, कॉस्ट 40% ऑफ लिविंग टैक्सेस, काफ़ी। जो भी आपको ये फोर्टी नंबर्स दे परसेंट रहे हैं ना, टैक्सेस ये एनुअल सैलरी है पूरे साल का, इसमें से आपने राइट 40% टैक्स निकाल लो, ठीक है, राइट राइट उसको फिर 12 एग्जैक्टली से डिवाइड करो, वो आपका महीने का पे चेक होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और तो इस बारे में यही है कि मतलब इफ आई वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर लाइक देयर इज मोर डिमांड लाइक आउट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, तो फिर सैलरी थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जाएंगे जब वाइफ की रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाए। अभी फिलहाल गोल यही है कि वी आर लिविंग इन मैनहट्टन बिकॉज लाइक लिटरली our first program is like 5 minute walk
एंड हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ दिल तोड़ यही दिया मोटो है यार अब, तूने। क्योंकि भाई दिल तोड़ दिया यार मेरा। मैंने सोचा था ये कहेगा उसामा के उमर भाई आपके लिए बैठे न्यूयॉर्क में, आपने न्यूयॉर्क आना होता है तो कोई तो जगह होनी चाहिए ना आपके लिए, नहीं रहने नहीं के नहीं, लिए, टाइम स्पेंड जगह करने। तो है। तो सिर्फ मेरे एग्जैक्टली। लिए तूने भाभी को रेजिडेंसी न्यूयॉर्क में लेके दी, इतना बड़ा पे कट लिया ताकि हम जो है न्यूयॉर्क आए तेरे पास, तो तेरे पास रह सके। नहीं, एनीवन इज मोस्ट वेलकम, और यही बात होती है कि आप मेरी यही बात थी कि ड्यूरिंग माय इंटरव्यू सीजन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, क्योंकि मतलब आई डोंट वांट टू डू अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन एनीवन, तो मेरी सीनियर ने बहुत हेल्प की उमर भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जितना शुक्र करूँ कम है। मतलब मैं, मुझे याद है जॉन भाई और फरहान भाई के घर मतलब मैंने डेरा डाल लिया था महीने के लिए, मतलब हम्म। ज़बरदस्ती नहीं, मतलब उनका एक रूम खाली था और ये वो, और मतलब मुझे याद है मेरी इंटरव्यू लिस्ट, पर्सनल स्टेटमेंट, हर चीज, मतलब वकास भाई हो आपने, फरहान भाई हो, जॉन भाई, आमिर अब्बास भाई उधर से, और सारे लोग जूम पे थे, और मतलब ने इंटरव्यू लिस्ट और पर्सनल स्टेटमेंट तक सारों ने उन्होंने लिखी थी, क्योंकि आई वाज मेरी ग्रामर और मेरी जो रिटर्न स्किल्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, बहुत बुरे हैं। मतलब इवन इन ईमेल जो है ना, मैं मतलब एक अपनी वाइफ से गो थ्रू करवाता हूँ एक दफा, और मतलब ग्रामरली में डाल के देखता हूँ, जो एप्स आजकल आई हुई हैं ग्रामरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कि ईमेल में ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी, जब प्रोग्राम डायरेक्टर्स को जो आप ईमेल करते हो या जो ईमेल करते हो, कि टू द पॉइंट, छोटी सी बात। जो कि एक और बात मैंने नोटिस की थी कि एलओआरस लोग कहानियां लिख देते हैं, इतनी ग्रामरली मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है खुद लिखने के लिए, तो वो दो दो तीन पेज की कहानियां लिख देते और हैं वो उस पता पे, लग जाता है कि जिसने खुद लिखा पर एक है। सेकंड में उनको पता चल जाता है, प्रोग्राम डायरेक्टर को एक सेकंड में पता चल जाता है कि ये लेटर किसी प्रोग्राम डायरेक्टर ने लिखा है या इस बंदे ने खुद लिखा है, और वो फिर उसकी वैल्यू उनकी नज़र में उतनी ही गिर जाती है कि मतलब ये बंदा तो भाई खुद ही लेटर लिख के लाया हुआ है, और इसकी तो क्रेडेंशियल क्रेडिबिलिटी नहीं है हम्म। कि मतलब ये बंदा कितना फ्रॉड कर रहे हो रिलायबल ना। होगा। फ्रॉड कर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और फिर उसी टाइम आप उनको और एक सेकंड में पता चलता है। तो इस बारे में ये मैं कहूँगा कि अगर आपकी नहीं भी स्ट्रॉन्ग ग्रामर या इंग्लिश वगैरह ये वो, देयर आर सो मेनी पीपल टू हेल्प यू आउट, देयर आर सो मेनी एप्स यू कैन यूज, जस्ट लाइक हैव इट रन थ्रू इट वंस, लाइक, और वो सारी करेक्शन कर देगी आपकी, क्योंकि एक आपकी मिस्टेक ने जो है इंप्रेशन आपका गिरा देना, इसको तो भाई पता ही नहीं है, कुछ इंग्लिश का आता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं आता, इसने आके क्या करना है। तो तो मूविंग ऑन, यस मुझे गो ये अहेड। बताओ, व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू ओवरकेम इन दिस एंटायर जर्नी, सबसे बड़ा चैलेंज। चैलेंज उमर भाई, बस यही कहूंगा कि मतलब कि यही इंग्लिश और ये पब्लिक स्पीकिंग और यही सारा कुछ, और मतलब चेंजिंग द माइंडसेट, और बस यही चैलेंजेस वगैरह, सही। चैलेंजेस तो आते रहते हैं, छोटे मोटे मिलके बड़े चैलेंजेस बन जाते हैं। हर स्टेप में एक चैलेंज होता है इटसेल्फ, हर चीज एक चैलेंज ही है, और बस आपने उसको इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करना होता है, सही। और फाइंड अ वे टू गो अराउंड इट, अनफॉर्चुनेटली। ये देखो मेरी बच्चियां पीछे से शोर डाल के बैठी हैं। तो एनीहाउ, इट्स ऑलराइट। इफ यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? मैं यही कहूंगा कि जो आपने, अगर मुझे पता होता कि मैंने इमरजेंसी मेडिसिन करनी है, तो मैं मतलब डिफरेंटली अप्रोच करता, मतलब मुझे पता होता है कि मतलब मैं किसी भी स्पेशलाइजेशन में जा सकता हूँ और किसी भी चीज़ में मैं मैच हो सकता हूँ, तो मैं इमरजेंसी मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे प्रोग्राम में मिल गई, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि मुझे किस्मत से ही मिली है, अगर ना होती वो किस्मत तो फिर मैं इस टाइम बैठा होता कहीं पे और बिल्कुल खुश ना होता, और यही कहूँगा कि स्टेप्स मैं थोड़े से जल्दी दे देता थोड़े से, और स्टेप्स जो हैं अपने उसके और इम्प्रूव कर सकता होता तो मैं कर लेता। सही। चलो, वेरी नाइस। हम्म। एनी एडवाइस फॉर समबडी इन योर शूज 10 years ago? मैं यही कहूँगा कि उनको कि अपना थोड़ा सा लोग यही कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि मेडिकल स्कूल तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मतलब, और हमारा शुरू से ही कहता है बस एक दफ़ा मेडिकल स्कूल में घुस जाओ, उसके बाद बस आप कि आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद आपके पार्टी पार्टी है उसके बाद, जो कि ट्रू नहीं है, थोड़ा सा और आपको आपके करना पड़ता है, रेजिडेंसी भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, और कहाँ जाना है कैसे जाना है, अब ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह खुलते जा रहे हैं, प्लैब भी खुल गया है मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक, और यूएसएम मिली, और पाकिस्तान भी ऑप्शन है जो भी करना, लेकिन आपने जो भी करना है आप अर्ली ऑन डिसाइड करो, और अर्ली ऑन लोगों को अप्रोच करना शुरू हम्म। करो। एग्जाम स्कोर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके यूएसएम में लिए अगर आपने करनी है, उसके स्कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके नॉलेज इस चीज़ के बारे में कि क्या करना है कैसे करना है,
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोफेशनल ऑफ कोर्स सप्ली लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग आइदर, बट मैं यही कहूँगा कि जल्द मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चांस मिला था कि मैं जल्दी आपसे बात हो गई और बाकी लोगों से, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, उनको बाद में फाइनल ईयर के बाद होता है कि ओह! अब मैंने ये करना है, और वो फिर काफ़ी पीछे थोड़ा-सा रह जाते हैं और वो थोड़ा-सा सही। कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाते उनका। अ, चलो चलो सामा, तो मुझे ये बताओ एट द एंड, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू व्हाट यू Hey सेड? Umar bhai, thank you so much for doing all this. It's really amazing what you do. और मैं यही कहूँगा कि जो गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को देना, क्योंकि आप गाइडेंस देते हो तो आप खुद भी सीखते हो। मतलब और अगर आपको जब गाइडेंस देते हो तो आपको पता चलता है कि क्या आप मिसिंग चीज़ है आपकी ज़िंदगी में और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेरे ख़्याल में जो भी आप खुद कर रहे हो उसके बारे में लोगों को गाइडेंस करो जो कि आप कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अजर दे। मेरे ख़्याल में आपकी यही है कि आप गाइड कर रहे होते हैं, आप चैरिटी बहुत करते हैं और ये सारा काम जो करते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको और दे इंशाल्लाह, शुक्रिया और यार। यू आर डूइंग हाँ, आई अमेजिंग हैव वर्क। बीन थैंक यू सो ब्लेस्ड, मच। अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव बीन ब्लेस्ड इन वेज आई कुड नॉट इमेजिन, एंड आई थिंक दैट्स ऑल ओनली बिकॉज ऑफ genuinely trying to help others and the philanthropic processes. Thanks a lot, yeah. So I will quickly try to conclude, and मैं जितने भी ये resilience series के interviews करता हूँ ना, मुझे नहीं पता होता पहले कि ये जो गेस्ट्स हैं मेरे, इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रही हैं, क्या फेलियर्स हैं, क्या मिजरीज हैं, और अक्सर मुझे नहीं पता होता, ज्यादातर मुझे पता भी नहीं होता। लेकिन एक बात का है, जो भी बंदा कामयाब हुआ है ना, वो ऐसे नहीं हुआ। उसकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल थी, मिजरीज थी, जिसका पता नहीं। यकीन मानो कि मुझे उसामा के बहुत से फियर्स का, स्ट्रगल्स का पता ही नहीं था, क्योंकि जो उसामा मैं जानता हूँ ना और जो उसामा को आप सुन रहे हो, वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ बंदे हैं। इट्स फनी कि मेरी वाइफ कहती है राबिया कि उसे सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स से, फैमिली से मिलने में ना, सबसे ज्यादा उसामा के से और उसकी फैमिली से मजा आता है। क्योंकि आई एम अ लिटिल सरकास्टिक, तो मैं अपने दोस्तों की फैमिलीज में उन लोगों की टांगे खींच रहा होता हूँ, जुगते मार रहा होता हूँ, और कहती है द टेबल्स हैव टर्न्ड अराउंड जब उसामा से मिलते हैं, क्योंकि उसामा मेरी मार रहा होता है, मुझ पे जुगते कर रहा होता है, मेरी टांगे खींच रहा होता है, और मैं डर रहा होता हूँ। तो इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी कि दिस इज अ टोटली डिफरेंट उसामा। आई नेवर न्यू अबाउट हिज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज द विटी एंड स्पॉन्टेनियस उसामा आई नो, जिससे मुझे डर लगता है अभी कोई पॉइंट मारेगा मेरे पे, मुझे उससे डर लग रहा होता है, you know. But it's different, you realize that people overcome their own fears. They have a lot of internal battles that they have to fight to reach where they are today. और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आई जेन्युइनली फील एंड फेल्ट ऑल दिस टाइम कि उसामा मुझसे 3 साल जूनियर था, लेकिन उसामा मुझसे हर तरह से एक बेहतर कैंडिडेट था। जब वो रेजिडेंसी अप्लाई कर रहा था, जब वो इलेक्टिव्स कर रहा था, और उसकी वजह शायद ये थी कि वो बेटर अवेयरनेस थी उसके पास, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जूनियर्स भी बहुत बेहतर थे। एक एवोल्यूशन का, ही वाज बेटर प्रिपेयर्ड, ही वाज अ बेटर पर्सन देन आई एवर वाज, ही वाज प्रोबब्ली स्मार्टर। लेकिन एवोल्यूशन इसी तरह होता है, आने वाले तमाम लोगों को हमसे बेहतर होना है। अब जो उसामा के जूनियर्स हैं, दे, यू गाइस हु आर लिसनिंग टू दिस, यू आर बेटर देन अस एंड यू विल परफॉर्म बेटर देन अस। तो ऑन दैट नोट, आई होप, थोड़ी हम लोगों की वीडियो लंबी हो गई, तो अगर ज्यादा लंबी हो जाए तो आप 1.5 या 2x करके सुन लिया करो, लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी यूजफुल कंटेंट, एंड आई genuinely hope you found some insight and wisdom from this video. If you did, please like it, share it with others, subscribe to the channel, ring on the notification bell, or I always say, never give up, never lose hope, always work hard. Thanks Usama yaar. Allah Hafiz. थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।